हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे सब लोग? बढ़िया। चलिए दोस्तों, कल हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्लास शुरू की थी और कल की क्लास में मैंने आप लोगों को करवाया था, क्या करवाया था? मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कैसे बनता है, वो किन के लिए मैंडेटरी है, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। और एक बात ये ध्यान रखना, इस पहले चैप्टर को, बेसिक कॉन्सेप्ट के टॉपिक को अनइम्पॉर्टेंट नहीं समझना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था नवंबर 18 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ में शुरू करने वाला हूं चैप्टर नंबर 2, और आप लोग इसे बोल सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन अपने दिमाग में आता है कि सर ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, सर ये आया क्यों? तो इसके आने के पीछे मैं तुमको एक बात समझाता हूं, सुनो। अभी लास्ट संडे की बातें, मैं अपने मैं दिन में फ्री था, मेरे दोस्तों का मेरे पास फोन आया, रवि। मैंने बोला हाँ। वो बोले यार क्या कर रहा है? मैं बोला हमेशा की तरह। बोले क्या, फालतू? तो मैंने बोला कि बिल्कुल फालतू बैठा हूं। तो वो बोले कि अच्छा एक काम कर, हम लोग ताश खेल रहे, तू आ जा। मैं बोला ठीक है, अपन भी ताश खेलेंगे। मैं ताश खेलने पहुंच गया उनके पास। अब मैं ताश खेलने पहुंच गया और वहां पे मेरे हाथ में पत्ते आए। 3 पत्ती नहीं खेल रहे थे, पहले क्लैरिफाई करूं, ठीक है ना। कोई गेम खेल रहे थे और मेरे हाथ में पत्ते आए, और मैंने जैसे ही सबने चाल चलना शुरू किया, मैंने चला इक्का। मैंने बोला जी अपना हाथ है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं 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 यार क्या कर रहे हो, इस गेम में इक्का सबसे छोटा होता है। मैं बोला ओहो, अच्छा ये चक्कर है। मैं बोला ठीक है। उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, चलो दूसरा गेम खेलते हैं। दूसरा गेम खेला। अब दूसरा गेम खेलने लगे तो मैंने उसमें डाला दुक्की। बोला कि ये क्या कर? मैं बोला ये मेरा हाथ हो गया, ठीक है, ये मेरा हैंड है। बोले नहीं 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 नहीं, अब इस गेम में तो दुक्की सबसे छोटा है। और मैंने बोला यार ये क्या चक्कर है। फिर अगले गेम में मैंने चली दहली, ठीक है। उन्होंने बोला मैंने चला बादशाह, और उन्होंने, मैं बोला अब तो हैंड मेरा है। बोले नहीं, इसमें तो गुलाम सबसे ज्यादा बड़ा होता है, इसमें 3 पॉइंट गुलाम के होते हैं। मैंने बोला भाई ये तो बड़ा अजीब सा केस हो गया है। मैंने उनको बोला, मैंने ताश वाश सब रखी। मैंने बोला भैया एक काम करो, पहले मुझे नियम कायदे बता दो, तुम्हारे खेल के नियम क्या है, ठीक है। तुम्हारे खेल के जो नियम है ना, पहले वो मुझे बताओ, उसके बाद में अपन खेलना शुरू करेंगे, उससे पहले नहीं खेलेंगे अपन। समझ लो बात। और फिर मैंने जब खेल के सारे नियम कायदे समझ लिए, उसके बाद मैंने खेला, तो ऑब्वियस बात है अब मैं ठीक से खेल पाऊंगा। सेम वही पॉइंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में। अपन लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी, टेक्निकल बातों पे मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू समझा रहा हूं इसका पॉइंट क्या है। तो दोस्तों पॉइंट ये है कि आपको मालूम है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसका मतलब मैं अकाउंटिंग पॉलिसी अगर मुझे डिसाइड करनी है तो मैं बहुत सारी तरह की अकाउंटिंग पॉलिसीज डिसाइड कर सकता हूं। अगर मुझे डेप्रिसिएशन के बारे में सोचना है तो मैं एसएलएम या डब्ल्यूडीवी कुछ भी ले सकता हूं। अगर मुझे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है तो मैं इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए मैं फीफो या वेटेड एवरेज कुछ भी काम में ले सकता हूं, ठीक है। इसी तरीके से रिटायरमेंट प्लान्स हैं, उनकी अकाउंटिंग के लिए अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है, मैं उन्हें काम में ले सकता हूं। तो ऐसा हर जगह पे अकाउंटिंग के लिए बहुत सारी पॉलिसीज अवेलेबल हैं, जिनमें से मैं किसी भी पॉलिसी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकता हूं। अब आप मुझे बताओ कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहा है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने से पहले उसको ये तो पता होना ही चाहिए कि मैं क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा हूं। क्योंकि अगर उसको मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में जानकारी होगी, तभी वो मेरे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट को सही से समझ पाएगा, तभी वो मेरे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में जो रिजल्ट आ रहे उस रिजल्ट को ठीक से एनालाइज कर पाएगा, तभी वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर पाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरी किसी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर किया जा रहा है और मेरा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, लेकिन बाद में उसने देखा कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं डब्ल्यूडीवी की जगह एसएलएम लगा रहा हूं, इसलिए मेरा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो समझ जाएगा कि दूसरी वाली एंटिटी खराब नहीं है, प्रॉफिट में जो डिफरेंस आ रहा है ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के कारण आ रहा है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं और वो दूसरी वाली एंटिटी दोनों अगर अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में नहीं बताएं, तो जो यूजर है क्या वो गलत इंटरप्रिटेशन लेगा? क्या यूजर गलत कंपैरिजन करेगा? बिल्कुल। और उसी लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया AS1
और ये है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये सिंपल सी बात बोलेगा कि भैया जो भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है उन्हें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में अटैच करना जरूरी है, ताकि कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाद में पढ़े, पहले वो आपकी सारी की सारी अकाउंटिंग पॉलिसी को पढ़े, अकाउंटिंग पॉलिसी आप क्या क्या लगा रहे हो उनको समझे, उसके बाद में वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े। दैट्स द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। क्लियर है बात? और तुम समझ सकते हो कि सीए इंस्टीट्यूट ने जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना शुरू किया तो सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बनाया। इसका मतलब उनकी नजर में सबसे ज्यादा जरूरत, सबसे मेन जरूरत, सबसे मुख्य जरूरत इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थी। हाँ कि ना? बेटा आप मुझे बताइए, अगर आपके पास 10 काम है, आप सबसे पहले जो काम कर रहे हो क्या वो सबसे इंपॉर्टेंट वाला होगा? तो इसका मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रहा होगा, तभी सीए इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले इसे इशू किया है। तो आपको समझ में आ गई बात? बेसिक क्या है? बेसिकली बात यह है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली डिस्कस करेगा इस बात को कि जो भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में डिस्क्लोज करो, ताकि पढ़ने वाले को आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेहतर समझ आए और वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मीनिंगफुल तरीके से कंपेयर कर पाए। दैट्स इट। इतनी सी बातें जो यहां पे अपने को डिस्कस करनी है। ठीक है, अब इसी के बारे में बहुत सारे नियम कायदे अपन लोग पढ़ेंगे और वो आप लोग अब मेरी बात को सुनिएगा। ठीक है, आइए बेटा, सबसे पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये मैंडेटरी है सारी की सारी एंटिटीज के लिए। मतलब जितनी भी आपकी एंटिटीज है ये सारी की सारी एंटिटीज के लिए मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब आप लोग बोलेंगे सर मैंडेटरी माने कंपलसरी। इसका मतलब आप चाहे लेवल 1 में हो, चाहे लेवल 2 में हो, चाहे लेवल 3 में हो, आप चाहे नॉन एसएमसी हो, चाहे आप एसएमसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके लिए मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेगा। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके लिए मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेगा। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी। ठीक है, इट इज कंपलसरी फॉर ऑल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सबके लिए कंपलसरी है। अच्छा, अब यहां पे बात करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हैं उनका नेचर क्या है, उसके बारे में बात को समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है, जरा इस बात को ध्यान से समझना। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो अकाउंटिंग के वो प्रिंसिपल्स हैं और वो मेथड्स हैं जो उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के काम में आती हैं। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, इधर 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 ध्यान से सुनो। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और उन प्रिंसिपल्स को लगाने के मेथड्स, वो अकाउंटिंग पॉलिसी है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे हर साल डेप्रिसिएशन लगाना है, ये प्रिंसिपल है, और इसे लगाने के मेथड है WDV और SLM। तो हर साल डेप्रिसिएशन लगाना है, ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी है, और SLM और WDV जो लगा रहे हो ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी है। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे मुझे हर साल के अंत में इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है, ये प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल को लगाने के मेथड क्या है? फीफो और वेटेड एवरेज। ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल और उन प्रिंसिपल को लगाने के मेथड्स जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में और प्रेजेंटेशन में। अरे समझा क्या? जिसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन के लिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन के लिए, वो सब के सब मेथड और प्रिंसिपल्स क्या हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अगर अपन लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए अगर कोई मेथड या प्रिंसिपल लगा रहे, वो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है, और अगर प्रेजेंटेशन के लिए अगर अपन लोग कोई मेथड या प्रिंसिपल लगा रहे तो वो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ, एक बात मुझे बताओ, आप लोग सब लोग ने अपने सीपीटी में पढ़ा है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, सीपीटी या फाउंडेशन जो भी एग्जाम आपने दिया उसमें आपने पढ़ा था चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन को चेंज करता हूं तो क्या वो भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने डेफिनेशन क्या बताई? मैंने बताया अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है अकाउंटिंग के वो प्रिंसिपल या उन प्रिंसिपल्स को लगाने के मेथड्स जिनका इस्तेमाल हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन
और प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं, उसे हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं। तो अगर मैंने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का तरीका अगर मैंने बदल दिया, तो याद रखना वो भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा, क्योंकि मेथड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेजेंटेशन भी अकाउंटिंग पॉलिसी है। आ रही है मेरी बात समझ में? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर अकाउंटिंग पॉलिसी किसे कहते हैं? तो दोस्तों अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होता है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और उन प्रिंसिपल्स को लगाने के मेथड्स जिनका इस्तेमाल हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिए करने वाले हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, अकाउंटिंग पॉलिसी बहुत सारे एरियाज हैं जिनमें हमें अपनी अकाउंटिंग की पॉलिसी डिसाइड करनी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसी के ऑप्शंस हमारे पास हैं। पहला तो एरियाज बहुत सारे हैं जिनमें हमें पॉलिसी डिसाइड करनी है, ठीक है। नंबर 2, उन एरियाज में हमारे पास अकाउंटिंग पॉलिसी के ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने वाला व्यक्ति अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर्ली समझे, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी जो है उनका डिस्क्लोजर करें, ठीक है। लेकिन एक और बात जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने साफ साफ बोली कि देखो भाई, अकाउंटिंग पॉलिसी का एक सेट बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग एंटिटी के लिए अलग अलग तरह की अकाउंटिंग पॉलिसी सुटेबल होती हैं। अब अलग अलग एंटिटी के लिए अगर अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी सुटेबल होती है, तो हम कोई एक लिस्ट बनाकर आपको नहीं दे सकते कि आपको यही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी है। हमने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करके अकाउंटिंग के तरीकों को हमने कम कर दिया है। अकाउंटिंग के जहां बहुत सारे तरीके पॉसिबल थे, उनको हमने रिड्यूस करके लिमिटेड ऑप्शन आपको दिए हैं, लेकिन उन लिमिटेड ऑप्शंस में से आप कुछ भी ले सकते हो। इसलिए सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कि आपको यही फॉलो करनी है, ये पॉसिबल नहीं है। एरियाज बहुत सारे हैं, उनमें अकाउंटिंग पॉलिसीज के अलाउड ऑप्शंस, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अलाउड ऑप्शंस हैं, वो भी बहुत सारे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अपने लिए सुटेबल अकाउंटिंग पॉलिसी चुननी होगी। क्लियर है बात? पक्की बात है? क्या लिखा है जी साहब? पैराग्राफ 11 जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का, वो क्या कहता है? द अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर्स टू द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड द मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स। बेटा लैंग्वेज समझ में आ रही है? बेटा ये बताओ, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स एंड द मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स, और बेटा उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के मेथड्स, इन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी। आगे कह रहा है अडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइज इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बेटा ये कौन से प्रिंसिपल और मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हैं? देन दैट इज अकाउंटिंग पॉलिसी। क्लियर है बात? दैट इज अकाउंटिंग पॉलिसी। बेटा बात समझ में आ गई? बेटा बात समझ में आ गई? अच्छा, मुझे जल्दी से एक बात मुझे बताऊं कि अगर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का तरीका अगर मैंने बदल दिया, तो क्या वो भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? बिल्कुल। मान लीजिए मैं पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एसेट में से लेस करके लिखता था, अब मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को लायबिलिटी साइड में लिखना शुरू कर दूं, तो क्या मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक महत्वपूर्ण जानकारी का प्रेजेंटेशन बदला है? तो ध्यान रखना, ये भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा, क्योंकि यहां पे प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, तो प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन दोनों के मेथड्स एंड प्रिंसिपल जो हैं वो अकाउंटिंग पॉलिसी माने जाते हैं। तो ये भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा, प्लीज नोट करना। अच्छा, दूसरी बात, देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी विच आर एप्लीकेबल टू ऑल दी सर्कमस्टेंसेस। मैंने अभी क्या बोला कि भाई साहब हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करके आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी के ऑप्शन कम कर दिए, लेकिन फिर भी हमने आपको हर एरिया में बहुत सारे ऑप्शन अलाउ किए हैं कि आप अपने बिजनेस के हिसाब से जो आपको बेस्ट पॉलिसी लगती है आप उसे चुन सकते हैं।
तो हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करके कोई सिंगल लिस्ट जारी नहीं की कि अकाउंटिंग पॉलिसी के बस आपको यही पॉलिसी फॉलो करनी है, नहीं। अकाउंटिंग पॉलिसी के बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं, बहुत सारे एरिया हैं और हर एरिया के अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी के बहुत सारे ऑप्शन हैं। द डिफरिंग सर्कमस्टेंसेस इन विच एंटरप्राइज ऑपरेट in a situation of diverse and complex economic activity make alternative accounting principles and methods of applying those principles acceptable। मैंने क्या बोला, बिजनेस की कंडीशंस और बिजनेस की सिचुएशंस इतनी कॉम्प्लेक्स है कि वहां पर हर एंटिटी को अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी को चुनना होगा ताकि उसकी सही फाइनेंशियल पोजीशन आप लोगों के सामने आए। The choice of appropriate accounting principle and method of applying those principle in a specific circumstances of each enterprise calls for considerable judgment by the management of the enterprise। और सवाल कहता है कि किसी भी कंसर्न के किसी भी एंटिटी के अकाउंटिंग पॉलिसी को चुनने के लिए उसके मैनेजमेंट को काफी जजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब जितने सारे अकाउंटिंग पॉलिसी के ऑप्शन उपलब्ध हैं उनमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चुननी है। फिर मैंने बेटा यहां पे एक लिस्ट दी है, एरियाज इन विच डिफरिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज आर एनकाउंटर्ड। मतलब आपको अकाउंटिंग पॉलिसी का चुनाव किन किन एरिया में करना पड़ेगा, इसकी मैंने एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट दी है। जैसे बेटा आपको अपनी एंटिटी के लिए मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चुनना पड़ेगा, हाँ कि ना। आपको अपनी एंटिटी के लिए यह चुनाव करना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन के दौरान जो खर्चा हो रहा है इसका क्या करना है, कैपिटलाइज करना है या राइट ऑफ करना है, ठीक है। कन्वर्जन एंड ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी आइटम्स, बेटा जो आपके फॉरेन करेंसी आइटम्स हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए आपको क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी है, ठीक है, आपको उनका चुनाव करना होगा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लेस लगाना है कि नहीं लगाना, जो हमारा वेटेड एवरेज लगाना है कि फीफो लगाना है, डिसाइड करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, आपको गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी होगी। आपको इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी होगी। आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड जो एम्प्लॉइज का है उसके लिए अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आपको बेटा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट, मतलब अगर एक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट 5 साल तक चलने वाला है तो लंबे समय तक चलने वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रॉफिट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। फिक्स्ड एसेट का वैल्यूएशन कैसे करना है, इनके लिए अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसके लिए भी आपको अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने जो आपको बताया था, मैंने आपको बताया था बहुत सारे एरियाज हैं जिनमें अपने को अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी पड़ती हैं और सीए इंस्टीट्यूट ने हर एरिया के लिए हमें ऑप्शंस दिए हैं कि आप ये 3 ऑप्शन में से जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिसी बेस्ट सूट करती है वो पॉलिसी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अकाउंटिंग पॉलिसी के ऑप्शन बहुत सारे हो गए और अकाउंटिंग पॉलिसी के बहुत सारे ऑप्शन हो गए तो भैया आपको ये अकाउंटिंग पॉलिसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने वाला व्यक्ति आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ना तो ढंग से समझ पाएगा ना दूसरी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में कंपेयर कर पाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, अब आता है यहां से शुरू होती है मेन बात, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब जो बात मैं समझाऊं बिल्कुल केयरफुली आपको मेरी बात सुननी है। अब डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए मैंने अब यहां पे कुछ सारी बातें जो हैं वो मैंने आपको यहां पे लिखी हैं और मैं अब इन बातों को आपको समझा देता हूं। आप लोग तैयार हैं? यहां से अपना मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू होता है और आप लोग प्लीज मेरी बात को बिल्कुल गौर से सुनेंगे। सबसे पहली बात, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ने कहा कि आपको अपनी सारी की सारी जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी हैं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी आपको डिस्क्लोज करनी है। कहां पे? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। पहली बात समझ में आ रही है? अब यहां पे क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे, एक अकाउंटेंट था, उसको हमने बोला कि देखो भैया तुम्हारी जितनी भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी हैं उन सबको तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में डिस्क्लोज करना है। तो उसने क्या किया, वो जो अकाउंटेंट है वो 100 पन्नों की किताब लेके आ गया कि सब ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है।
मैंने बोला 100 पन्नों की किताब? बोले हाँ सर, ये हमारी सारी अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने लिख दी और ये सारी की सारी अकाउंटिंग पॉलिसी लिखी हुई है सर, इसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में अटैच कर दो, क्योंकि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो उसने बोला सर इसे अटैच कर दो। मैंने बोला यार 100 पन्नों की अकाउंटिंग पॉलिसी तो मैंने कभी नहीं देखी। मैंने खोला तो पहले पन्ने पे मैंने देखा अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है सारे खर्चे डेबिट किए गए हैं, सारी इनकम क्रेडिट की गई है। नंबर 2, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नंबर 3, एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो किया है, ठीक है। नंबर 4, गोइंग कंसर्न फॉलो किया है। अब मैंने बोला कि भाई साहब ये जो आपने बातें लिखी हैं, ये बातें जो हैं ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। आपको अपनी सारी की सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, आपको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर करना ही AS1 में मांगा गया है। ध्यान से पढ़ो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में क्या बोला गया, आपको अपनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर करना है। कहीं पर भी ऑल अकाउंटिंग पॉलिसी लिखा हुआ नहीं है। मेरी बात आ रही है समझ में? इसका मतलब यह हुआ कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी सारी की सारी एंटिटीज फॉलो करती हैं, जैसे पूरे भारत में कोई भी एंटिटी हो, सभी एंटिटीज ने खर्चों को डेबिट किया होगा, इनकम को क्रेडिट किया होगा, डेबिट किया होगा जो आ रहा है, क्रेडिट किया होगा जो जा रहा है, हां कि ना? तो ऑब्वियस सी बात है, जिन चीजों पर जो अकाउंटिंग पॉलिसी पूरी दुनिया में एक ही तरीके से फॉलो होती है, आपको उनके बारे में डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां जहां आपकी एंटिटी और दूसरी एंटिटी अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर सकती हैं, वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है और वो डिफरिंग अकाउंटिंग पॉलिसी आप लोगों को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी है। तो ध्यान रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कभी नहीं कहता ऑल अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है आपको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर करना है। और दोस्तों, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है जहां पर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बाकी लोगों से डिफर कर सकती है, कर रही है या नहीं कर रही वो अलग बात है, डिफर कर सकती है, वो अकाउंटिंग पॉलिसी आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। क्लियर बात? क्लियर है बात? नंबर 2, सुनो 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 सुनो, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो आपको सारा का सारा एक ही जगह पे करना है। सर मतलब, मैं समझाता हूं मतलब क्या। मतलब मान लो अगर आप लोगों ने वो रजिस्टर देखे, डायरीज और रजिस्टर आते हैं जिसके हर पन्ने पर एक कोटेशन लिखा हुआ आता है, देखा कभी? रजिस्टर होता है जिसके लास्ट, मतलब वो पेज के बिल्कुल नीचे की तरफ महात्मा गांधी का कोई सेंटेंस, वल्लभ भाई पटेल का कोई सेंटेंस, जवाहरलाल नेहरू का कोई वो स्टेटमेंट, अपने राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट कि आलू डालो सोना निकलेगा, आलू डालो सोना निकलेगा, ऐसे जो स्टेटमेंट है वो लिखे हुए रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक काम करूं कि मैं अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर भी ऐसे कर दूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर पेज के नीचे फुट नोट में मैंने एक एक अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो लिख दी। बड़े बड़े महान व्यक्तियों के जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, उनकी तरह मैंने हर पेज के नीचे की साइड में एक एक अकाउंटिंग पॉलिसी लिख दी। चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है कि आपको सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर एक ही जगह पे करना है। अब सुनो, ऑप्शन भी दिए गए, या तो आप इसे नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर दो। जो नोट्स टू अकाउंट्स है, नोट्स टू अकाउंट्स में अपन नोट नंबर 1 2 3 4 5 6 बनाते हैं, तो ऐसे एक नोट बना दो अकाउंटिंग पॉलिसी का और उसमें सारी की सारी अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज कर दो। चलेगा? या फिर आप यह भी कर सकते हो कि आप एक अलग स्टेटमेंट बना दो, आप एक अलग एनेक्शर बना दो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक और एनेक्शर बना दो और वो जो एनेक्शर है उसमें आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज कर दो। मेरी बात आ रही है समझ में? तो अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर एक जगह पे करना है, ठीक है? और वो जगह नोट्स टू अकाउंट्स भी हो सकती है और वो जगह एक सेपरेट एनेक्शर भी, सेपरेट एनेक्शर या सेपरेट स्टेटमेंट भी हो सकता है। क्लियर है बात? पक्की बात? तीसरी बात, अकाउंटिंग पॉलिसी का जो आपने डिस्क्लोजर किया है, यह डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में अटैच करना कंपलसरी है, ठीक है? मतलब यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट फॉर्म करेगा,
इसका मतलब अगर अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में अटैच नहीं किया तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अधूरे माने जाएंगे। इसका मतलब आपको आपने अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर तो कर दिया, लेकिन आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में अटैच नहीं किया। आपने अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर अपनी दराज में रख लिया। तो यहां पे ध्यान रखना, अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर करके आपको अपनी दराज में नहीं रखना। अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में अटैच करना कंपलसरी रहेगा। मतलब ये अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट फॉर्म करेगा। आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में अगर अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर अगर नहीं लगाओगे तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अधूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट माने जाएंगे। एंड लास्ट, सुनो, लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे AS1 ने एक बात बहुत क्लैरिफाई कर दी कि देख बेटा, ये डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो इसलिए है ताकि तू सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर करे। लेकिन अगर आपने कोई गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रखा है और गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बाद में आप बोलोगे कि भाई साहब मैंने तो ये गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का डिस्क्लोजर कर दिया है, तो भैया डिस्क्लोजर करने से ये रेमेडी नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? डिस्क्लोजर करना गलत अकाउंटिंग की रेमेडी नहीं माना जाएगा। मतलब मान लो आपने किसी ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग गलत कर ली और आपने डिस्क्लोजर दे दिया कि भाई साहब मैंने इस ट्रांजैक्शन को गलत तरीके से रिकॉर्ड किया है, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड किया है, और आप ये बोलो कि भाई साहब मैंने गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो किया है लेकिन मैंने डिस्क्लोजर कर दिया, तो मेरी ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई मत करो। तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ने पहले क्लैरिफाई कर दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हमारे AS1 ने पहले बता दिया कि ध्यान रखना, गलत अकाउंटिंग करना, अगर कोई गलत अकाउंटिंग की गई है और फिर उस गलती का डिस्क्लोजर कर दिया गया है तो ध्यान रखना डिस्क्लोजर करना रेमेडी नहीं है। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। वो ये बोल करके क्वालिफिकेशन नहीं छोड़ सकता कि भाई साहब एंटिटी ने गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का डिस्क्लोजर दे रखा है। मेरी बात आ रही है समझ में? मतलब मान लो अगर आप लोग को मालूम है लीफो मेथड अलाउड नहीं है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, ठीक है ना? लीफो मेथड अकाउंटिंग के लिए AS2 में अलाउड नहीं है। मान लो मैंने लीफो लगाया और मैंने बोला, मैंने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में लिख दिया कि मैंने लीफो मेथड लगाया है, तो आप मुझे बताइए क्या ऑडिटर अब अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा? अब तुम ऑडिटर हो, तुम मेरी रिपोर्ट को क्वालिफाई करने लगे, मैंने बोला रुको, मैंने बोला रुको, क्यों? मैंने बोला देखो मैंने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में सब लोगों को बता रखा है कि मैं लीफो लगा रहा हूं, तो तुम मेरी ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई मत करो। तो हम उसे निकाल के दिखाएंगे, देखो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है कि गलत अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर लो और बाद में उसका डिस्क्लोजर कर दो, तो ये रेमेडी नहीं है। मतलब डिस्क्लोजर करना गलत अकाउंटिंग करने की रेमेडी नहीं है। आपको गलत अकाउंटिंग करना अलाउड ही नहीं है, डिस्क्लोजर से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखना, आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को फिर भी क्लासिफाई करोगे, ये ध्यान रखना बेटा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है और ये वाला, और आ भी चुका नहीं, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर जो हमारा जो क्लाइंट है, जो हमारा जिसकी हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, जो एंटिटी है, उसने गलत अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रखी है, गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रखा है, और वो हमें बोल रहा है कि आप ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई मत करो क्योंकि मैंने इस अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर कर रखा है, तो आपको जवाब देना भाई साहब AS1 में साफ क्लैरिफाइड है, डिस्क्लोजर इज नॉट अ रेमेडी ऑफ रॉन्ग अकाउंटिंग पॉलिसी। डिस्क्लोजर करना गलत अकाउंटिंग करने की रेमेडी नहीं है। ऑडिटर के द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में यह क्वालिफाई किया जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो जल्दी से मुझे बताओ मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहली बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है सारी अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर जरूरी नहीं है, सिर्फ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर जरूरी है। सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी बोले तो मतलब वो अकाउंटिंग पॉलिसी जहां पर आपकी पॉलिसी दूसरों की पॉलिसी से डिफर कर सकती है, वहां पर आपको डिस्क्लोजर देना जरूरी है, उसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। नंबर 2, अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर एक जगह पे होना चाहिए, ये अलग अलग जगह अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर नहीं चलेगा। नंबर 3,
अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स में भी हो सकता है और एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाकर भी हो सकता है। नंबर 4, जो अकाउंटिंग पॉलिसी का आपने डिस्क्लोजर किया है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर जो है, ये डिस्क्लोजर आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में अटैच करना कंपलसरी है। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में अटैच नहीं किया तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अधूरे समझे जाएंगे। एंड लास्ट याद रखना कि ये जो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है, ये गलत अकाउंटिंग पॉलिसी चुनने का या गलत अकाउंटिंग करने का रेमेडी नहीं है। मतलब आप डिस्क्लोजर करके गलत अकाउंटिंग करने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हो। डिस्क्लोजर इज नॉट अ रेमेडी फॉर रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए ये रेमेडी नहीं है। क्लियर बात समझ में आ गई? पांचों पॉइंट क्लियर है? पढ़े अपन जल्दी से, चलो मेरे साथ में फटाफट से पढ़ेंगे। चलिए जी, अब देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, टू एंश्योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज नेसेसरी दैट, ध्यान से अंडरलाइन करना, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज्ड। बेटा अब ध्यान से देखो पहला पॉइंट क्या है, तुम इसे अंडरलाइन करते जाना। सबसे पहला पॉइंट है कि भाई साहब आपको सारी अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर नहीं देना है, आपको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर देना है। नंबर 2, सच डिस्क्लोजर शुड फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा ये जो आपने डिस्क्लोजर दिया है, ये डिस्क्लोजर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट माना जाएगा। इसका मतलब आप चाहो तो इजी लैंग्वेज में लिख लो, डिस्क्लोजर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में अटैच करना कंपलसरी रहेगा। क्या लिखा है? सच डिस्क्लोजर शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये डिस्क्लोजर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट फॉर्म करेगा। मतलब अगर आपने ये डिस्क्लोजर अटैच नहीं किया तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अधूरे माने जाएंगे। नंबर 2, अगर आपने ये अटैच नहीं किया, सुनो, अटैच नहीं किया तो बेटा ये वायलेशन ऑफ AS1 माना जाएगा। अरे समझ में आ गया? एक और बात, इट वुड बी हेल्पफुल टू फॉर द रीडर इफ ऑल डिस्क्लोज्ड एज सच इन वन प्लेस। बेटा ये जितना भी आपको डिस्क्लोजर करना है, ये डिस्क्लोजर आपको एक जगह पे करना है। बेटा अकाउंटिंग पॉलिसी का जो डिस्क्लोजर है वो आपको एक जगह पे करना है, आप अलग अलग जगह पे अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर नहीं कर सकते हो। क्लियर है बात? अच्छा अब सुनो, आगे सवाल कहता, आगे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है, एनी चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज मटीरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड। बेटा अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी बदलाव किया है तो वो बदलाव आपको इमीडिएटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया तो आपका पिछले साल का डेटा और करंट ईयर का डेटा अनकंपैरेबल बन जाएंगे, और अगर वो अनकंपैरेबल है तो ऑब्वियस बात है यूजर को आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। द अमाउंट बाय विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंज शुड बी डिस्क्लोज्ड टू द एक्सटेंट एसर्टेनेबल। अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया है तो अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने से उस पर कितने अमाउंट का इफेक्ट पड़ा है वो भी आपको बताना है। लेकिन बेटा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट अभी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, अभी मैं डिस्कस नहीं करा। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को मैं अलग से डिस्कस करूंगा, इसे छोड़ दो। इसके बाद में लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी और ऑफ चेंजेस देयर इन कैन नॉट रेमेडी अ रॉन्ग और इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनी आइटम इन द अकाउंट्स। पैरा 23। तो बेटा जो हमारा पैरा 23 है वो ये कहता है कि अगर आपने कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत किया है और गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का डिस्क्लोजर कर देने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। मतलब डिस्क्लोजर इज नॉट अ रेमेडी फॉर रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आपको गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना अलाउड ही नहीं है, चाहे आप डिस्क्लोज करो चाहे मत करो। क्लियर है बात? तो जल्दी से मुझे बताओ, इधर 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 देखो, इधर इधर मेरी तरफ देखो, और मेरी तरफ देख के जल्दी से मुझे बताओ, सबसे पहला मैंने क्या बोला, सारी की सारी सिग्निफिकेंट, और वर्चुअल वाले बच्चों आप लोगों को भी मेरे साथ में रिवाइज करना है। सबसे पहले
सबसे पहली बात, सारी की सारी अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर करना जरूरी नहीं है, सिर्फ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर करना जरूरी है। और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है जहां पर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी दूसरों की अकाउंटिंग पॉलिसी से डिफर कर सकती है, वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, उसे डिस्क्लोज करना जरूरी रहेगा। नंबर 2, ये पूरा का पूरा डिस्क्लोजर आपको एक ही जगह पे करना है, आप अलग अलग जगह पे बटा हुआ डिस्क्लोजर नहीं कर सकते हो। नंबर 3, ये जो डिस्क्लोजर आपने किया है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट फॉर्म करेगा, मतलब इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में अटैच करना जरूरी रहेगा। और नंबर 4, ये ध्यान रखना, डिस्क्लोजर इज नॉट अ रेमेडी फॉर रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर आपने कोई गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है और आपने उसका डिस्क्लोजर कर दिया तो कोई फायदा नहीं है। क्लियर बात? क्लियर? अच्छा, लेकिन अब एक मुद्दा आता है, अलग मुद्दा है, वो मैं आपको बताऊं कि भाई साहब, एक तो सवाल मेरे दिमाग में आता है कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसी जो है, सुनिएगा, अकाउंटिंग पॉलिसी जो है उसे सिलेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? एक। नंबर 2, अकाउंटिंग पॉलिसी चुनते समय आपको किन किन नियमों का पालन करना है? 2। बेटा आ रही बात समझ में? अब मैंने आपको यह तो बता दिया कि भाई साहब अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने आपको यह भी बता दिया कि बहुत सारे एरिया हैं जिनमें आपको अकाउंटिंग पॉलिसी का चुनाव करना पड़ता है। मैंने आपको यह भी बता दिया कि डिस्क्लोजर के 4 नियम है कि भैया सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर करना है, एक जगह पे करना है, अटैच करना है, और गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का डिस्क्लोजर करने से भाई तेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी, तेरे को जेल जो होनी है वो होगी, तेरे ऊपर पेनल्टी जो लगनी है वो लगेगी, तेरे ऊपर जो पनिशमेंट लगना है वो लगना है। इट इज नॉट अ रेमेडी। ये बातें पड़ी। लेकिन मुद्दा यह आता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो है जिनका आपको डिस्क्लोजर करना है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी चुनने का कर्तव्य किसका है? मैनेजमेंट का या फिर ऑडिटर का? सोच के बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे जल्दी से सोच के बताओ, अकाउंटिंग पॉलिसी का चुनाव करना, अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करना किसकी जिम्मेदारी है? जल्दी बताओ, अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट या ऑडिटर? हाँ जी, मैनेजमेंट या ऑडिटर? बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की समझ किसको है? ऑडिटर को। तो चुनना किसका काम है? ऑडिटर का। मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछूंगा, ये बताओ कि अगर मैंने अपना धंधा 1 अप्रैल को शुरू किया तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मैं अपना बिजनेस करूंगा, अकाउंटिंग करूंगा। 31 मार्च के बाद मैं देखूंगा कि भाई साहब मेरा टर्नओवर जो है वो लिमिट को एक्सीड कर रहा है, और लिमिट को एक्सीड कर रहा है तो मेरे को ऑडिट करवानी पड़ेगी। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया कि ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इधर आ मेरे अकाउंट्स की ऑडिट कर। तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाकर मैंने अपने अकाउंट्स की ऑडिट करवाई। ये काम कब होगा? अगले साल अप्रैल मई जून में। समझ रहे हो क्या? तो आप मुझे बताइए कि मेरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ अप्रैल में, खत्म हुआ मार्च में। जैसे मान लीजिए मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ कब? 1 अप्रैल 2020 को। खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021 को, 2021 को। हाँ कि ना? अब आप समझो, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट में अपॉइंट करूंगा ऑडिट करवाने के लिए, वो अपॉइंट होगा जुलाई 2001 में या जून 2001 में या फिर मई 2001 में। बोलो हाँ कि ना? हाँ, तो वो अपॉइंट होगा मई जून जुलाई में। अरे समझा क्या? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भैया ऑडिटर तो आ रहा है साल खत्म होने के बाद, अकाउंटिंग हो रही है पूरे साल भर, तो भाई साहब क्या पूरे साल भर मेरी अकाउंटिंग बिना अकाउंटिंग पॉलिसी की अकाउंटिंग करूं? हाँ, बिना अकाउंटिंग पॉलिसी की अकाउंटिंग करूं? नहीं। अब ध्यान से सुना, यह ध्यान रखना, अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है, अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन वो अकाउंटिंग पॉलिसी एप्रोप्रिएट है या नहीं है, यह चेक करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब यह हुआ कि अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन वो अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी एंटिटी के लिए, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो अकाउंटिंग पॉलिसी एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, यह चेक करना किसकी जिम्मेदारी है? यह चेक करना ऑडिटर की जिम्मेदारी है। आ रही है बात समझ में? तो आप ये ध्यान रखना, अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। अब सुनो, आपको बताऊं, अब पॉइंट यहां पर आता है, आप जरा समझें। अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करने के नियम है। नियम क्या? 1 गांधी जी, 3 बंदर, कुल मिला के बेटा कितने बंदर हुए? 4।
समझ रहे हो तुम बात? आप नाराज ना हो, और वर्चुअल वाले बच्चों जो आप लोग हैं, आप लोग भी नाराज ना हो। मैं गांधी जी का घोर विरोधी हूं, ठीक है? आप भी विरोधी हैं? हाँ जी, मैं जानता हूं बेटा, देश के 2 टुकड़े होने में गांधी जी का ही सबसे बड़ा रोल था, और 2 नहीं 3 टुकड़े होने में, और 3 नहीं बेटा 4 टुकड़े होने में, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है, ठीक है, वो भी अलग होने का ही प्रयास कर रहा है, और जम्मू कश्मीर जो है वो अलग ही मानता है अपने आप को, वो भारत का अंग नहीं मानता है। लेकिन जो भी है, बट आई एम मतलब मैं बहुत घोर विरोधी हूं इस चीज का, और मुझे लग रहा है कि कास्टिज्म लाने वाले वही थे जिन्होंने देश के 2 हिस्से बताए, जिन्होंने देश के 2 हिस्से किए धर्म के आधार पे, विच वॉज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक, खैर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात को जरा अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे लेके आते हैं गांधी जी से। तो भैया जैसे गांधी जी एक थे और गांधी जी के बंदर जो हैं वो 3 थे, तो वैसे ही यहां पर अकाउंटिंग पॉलिसी के सिलेक्शन के लिए एक तो है मेन रूल, मेन रूल, और बेटा मेन रूल के साथ में 3 क्या है? सब रूल। अरे समझा गया क्या बोला मैंने? एक तो है मेन रूल और 3 क्या है? सब रूल। अच्छा सर बताओ जरा, समझाओ सर, ये मेन रूल क्या है और सब रूल क्या है? मेन रूल सुनो, हमारा जो AS1 है वो AS1 ये कहता है कि भाई साहब अकाउंटिंग पॉलिसी जब आप चुनो, जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी चुनो तो आप ये ध्यान रखना कि अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे बनने वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर को शो करे। अरे समझा क्या? समझा क्या मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भाई साहब अकाउंटिंग पॉलिसी जो आप लोग ले रहे हो वो अकाउंटिंग पॉलिसी इस तरह की चुनो कि उससे बनने वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर का प्रेजेंटेशन करे। क्या बोला मैंने? ट्रू एंड फेयर पिक्चर का प्रेजेंटेशन करे। बच्चे बोलते हैं सर ट्रू एंड फेयर, सर समझ गए। मैंने बोला बेटा तुम तो पहले मेरे को यह बताओ ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर। सर सिंपल सी बात है सर, आप ऐसे सवाल ना पूछे। ट्रू एंड फेयर का मतलब सच्चा और गोरा, ट्रू एंड फेयर, हाँ कि ना? फेयर एंड लवली का ऐड आता ना, तो ट्रू एंड फेयर मतलब सर जो सच्चा और गोरा है ना उसे बोलते हैं ट्रू एंड फेयर। तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो सच और गोरे होने चाहिए, ऐसा नहीं ना? ये मतलब तो ठीक नहीं बैठा ना। ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या होता है? आप लोग ने कभी महाभारत की कहानियां सुनी है? हाँ जी बताओ ना, कभी महाभारत की कहानियां सुनी है तुम लोगों ने? अरे महाभारत जानते हो तुम? अरे महाभारत जानते हो? भगवान श्री रामचंद्र की कहानी है ना? नहीं तो किन की कहानी थी? पांडवों और कौरवों की कहानी थी। अच्छा, तुमने नाम सुना है कभी अश्वत्थामा का? अश्वत्थामा, अश्वत्थामा कौन था बेटा? तुम्हारे पड़ोस में रहता है। अरे शर्मा जी का बेटा नहीं, नालायक। अश्वत्थामा नहीं पता आप लोग को? पता है। अच्छा द्रोणाचार्य पता है कौन थे? द्रोणाचार्य कौन थे? पांडवों और कौरवों के गुरुजी, गुरुजी, ठीक है, तो वो गुरुजी थे। अच्छा, और अश्वत्थामा जो था वो द्रोणाचार्य जी का बेटा था। अच्छा तुमको ये तो पता है, कहानी के बेसिक्स बता रहा हूं मैं तुमको, ये तो पता है युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता था। युधिष्ठिर सत्यवादी था, उसने कभी झूठ नहीं बोला युधिष्ठिर ने, ठीक है। अब मैं आपको कहानी समझाता हूं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो जो गुरु द्रोणाचार्य जी थे, अब वो द्रोणाचार्य जी जो हैं वो एक के बाद एक तीर चलाए जा रहे थे और सारे पांडवों की सेना मरती जा रही थी। अब ऑब्वियस सी बात है, और उनका कोई सामना नहीं कर पा रहा था। अब द्रोणाचार्य जी का कोई सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि तुम तो जानते हो गुरु तो गुरु होता है, हाँ कि ना? गुरु का सामना शिष्य नहीं कर सकते, गुरु गुरु होता है। तो गुरुदेव जो हैं द्रोणाचार्य जी, वो तीर चलाए जा रहे थे और चलाते जा रहे थे और सारी की सारी पांडवों की सेना का नाश होता जा रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण को लगा कि यार ये तो 2-4 दिन में सारा खेल खत्म कर देंगे। हाँ, ये तो ऐसे तीर चला रहे हैं, मतलब एक AK-47 कर दी इन्होंने तो तीर कमान को, तो ये तो बहुत मार रहे हैं लोगों को। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने एक उपाय निकाला, और उपाय निकाला उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक अनाउंसमेंट करवा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया है, युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया, ठीक है। अब द्रोणाचार्य जी जो हैं उनको पता चला अश्वत्थामा मारा गया,
और द्रोणाचार्य जी जो हैं वो परेशान हो गए। द्रोणाचार्य जी जो हैं उनको लगा कि यार जीवन तो नष्ट हो गया, मेरा जवान बेटा जो है वो मौत के घाट उतर चुका है, अब मेरे को जीने का कोई मतलब नहीं है। पुत्र से बड़ा प्रेम था उनको, तो उनको लगा कि भाई अब तो अपना जीवन खत्म, अब क्या, बच्चा अपना चला गया, अब अपने को क्या। तो द्रोणाचार्य जी ने क्या किया, लेकिन द्रोणाचार्य जी को पता था सामने भगवान कृष्ण है, और आपको पता भगवान कृष्ण की इमेज शुरू से खराब थी कि ये जो आदमी नहीं, ये भगवान जरूर है पर ये आदमी ठीक नहीं है, ये है ना, मतलब इसकी बात में कहीं ना कहीं थर्ड एंगल जरूर होता है। तो क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण की बात पे द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं था। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि युधिष्ठिर तुम बताओ कि अश्वत्थामा मारा गया या नहीं मारा गया। युधिष्ठिर बोला हाँ गुरुदेव मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन अश्वत्थामा मारा गया है। गुरुजी ने बोला भाई ये तो सत्यवादी है, ये तो झूठ नहीं बोलता, और ये झूठ नहीं बोलता। तो गुरुदेव ने वहीं पे क्या किया, आपने धनुष वगैरह जो है वो सब साइड में रख दिया और वहीं पे बैठ गए समाधि में। भीम जी गए और भीम ने लेकर के अपनी गदा से उनका सिर फोड़ दिया। द्रोणाचार्य जी का दी एंड हो गया। कहानी यहीं तक दिखाई जाती है महाभारत में। मैं तुम्हें कहानी बताता हूं इसके आगे की। अब क्या हुआ, द्रोणाचार्य जी की आत्मा पहुंची स्वर्ग, और स्वर्ग में वो जाकर के आवाजें दे रहे हैं अश्वत्थामा पुत्र, अश्वत्थामा कहां हो तुम, पुत्र पुत्र कहां हो तुम। अब वहां से कहा अश्वत्थामा अश्वत्थामा आवाज दे रहे थे। वहां पे सामने हाथी आया, हाथी आके बोला आजा बैठ जाओ ऊपर। तो वो बोला क्यों, बोले आजा ना बैठ जाओ ऊपर। तो द्रोणाचार्य जी बोले नहीं नहीं मुझे नहीं बैठना। तो वो हाथी बोला भाई जब तेरे को बैठना नहीं है तो आवाजें क्यों लगा रहा है। बोले नहीं नहीं, बोले नहीं नहीं मैं तुम्हें आवाज नहीं लगा रहा, मैं अपने पुत्र को आवाज लगा रहा हूं, अश्वत्थामा को, जो नीचे महाभारत के युद्ध में मारा गया है। तो हाथी बोला देख भाई समझ, पहले तो नीचे तेरा बेटा अश्वत्थामा नहीं मरा, मैं मरा हूं। हाथी मेरा नाम अश्वत्थामा है। अरे ये बात समझ में। तो पॉइंट ये था कि युद्ध में अश्वत्थामा कभी मारा ही नहीं गया था, युद्ध में मरा था अश्वत्थामा नाम का हाथी। ठीक है, अब यहां पे मुझे एक चीज बताओ, युधिष्ठिर सत्यवादी है, युधिष्ठिर से गुरुदेव ने पूछा था क्या अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने बोला था हां गुरुदेव अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि अश्वत्थामा उसका बेटा नहीं हाथी मरा है। हां कि ना। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि यहां पे युधिष्ठिर जो थे वो सत्य थे, ट्रू थे, लेकिन फेयर नहीं थे। हां कि ना, क्योंकि उनको पता था कि सामने वाला इस बात को गलत तरीके से समझेगा, और उन्होंने फिर भी उसको ठीक नहीं किया। दैट मीन्स इट वॉज ट्रू बट नॉट फेयर। आ रही बात समझ में। अब दोस्तों यहां पर पॉइंट यही इसी चीज को लेकर के, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है कि भाई साहब जो अकाउंटिंग पॉलिसी आप चुनो वो ट्रू, वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो ट्रू एंड फेयर बने। अरे सुना क्या, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो ट्रू एंड फेयर बने, मतलब उनमें हर बात सच्चाई से दिखाई दे और सामने वाले को पढ़ने पर वही बात समझ में आए जो एक्चुअली है। मतलब ट्रू हो लेकिन सामने वाला गलत तरीके से समझे, इट इज नॉट फेयर। ठीक है, ट्रू भी होना चाहिए, फेयर भी होना चाहिए। मतलब यह हुआ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बनाने हैं कि सामने वाले को सच्चाई दिखाई दे और सच्चाई उसको सही तरीके से दिखाई दे, वो गलत बात ना समझ ले। अरे समझ में आ गया क्या। तो पहला नियम बताओ क्या है। पहला, गांधी जी बड़ा नियम कि भैया अकाउंटिंग पॉलिसी चुनना मैनेजमेंट का काम है, और मैनेजमेंट को अकाउंटिंग पॉलिसी चुनते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप चुन रहे हो वो इस प्रकार की हो कि बनने वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर को प्रेजेंट करे। अरे समझा क्या, पहला नियम यह है। अब इसके साथ में 3 छोटे छोटे नियम और है, 3 छोटे छोटे नियम और है। 3 छोटे छोटे नियम क्या, पहला है प्रूडेंस, दूसरा है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और तीसरा है मटीरियलिटी। क्या क्या बोला मैंने, 3 छोटे छोटे बंदर कौन से हैं, 3 बंदर कौन से हैं, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और तीसरा मटीरियलिटी। अरे समझा क्या। अब जरा मेरी बात को सुनना और मैं तीनों बातों का आपको एग्जाम्पल दूंगा, प्लीज केयरफुली सुनिएगा।
सबसे पहला पॉइंट आता है प्रूडेंस। सर प्रूडेंस का मतलब क्या है? प्रूडेंस का मतलब है कंजर्वेटिव। आपने कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट पढ़ा है? आप लोग ने बचपन से कॉन्सेप्ट पढ़ा है अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग में हम लोग फ्यूचर वाले प्रॉफिट को इग्नोर कर देते हैं और फ्यूचर वाले लॉस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं प्रूडेंस। इस नियम को क्या बोलते हैं? प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है यदि आपको कोई फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो आप उसे इग्नोर कर दो, और यदि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसे आज ही रिकॉर्ड कर लो। बेटा इस कॉन्सेप्ट को, इस कंजर्वेटिज्म को क्या बोलते हैं? प्रूडेंस। तो आप ध्यान से सुनो क्या कहता है हमारा AS1। कहता है कि जब भी आप लोग अकाउंटिंग पॉलिसी चुनो तो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी इस प्रकार की होनी चाहिए कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी से फ्यूचर वाला प्रॉफिट तो हो जाए इग्नोर और फ्यूचर वाला लॉस हो जाए रिकॉर्ड। अरे समझा गया? मतलब आप अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी बनाना कि उससे ऑटोमेटिकली फ्यूचर वाला जो लॉस है वो रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन फ्यूचर वाला जो प्रॉफिट है वो अपने आप ही इग्नोर हो जाए। ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी बना दो। अब तुम मुझे बोलोगे सर ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे बन सकती है? बनी हुई है, तुम बचपन से फॉलो कर रहे हो। सर कौन सी? जल्दी से बताओ। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन अपन लोग करते हैं कॉस्ट एंड NRV whichever is less। कॉस्ट एंड NRV whichever is less। क्या स्टॉक का वैल्यूएशन आप कॉस्ट एंड NRV whichever is less पे करते हो? अब मेरी बात को सुनना, इधर भाई सुन। ये तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये तुमने परचेज किया 100 रुपए में, ठीक है? ये तुमने परचेज किया 100 रुपए में, माल बिका नहीं, ये तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है। सुनना, अब मान ले बेटा तेरी कॉस्ट है 100, NRV है 90। कॉस्ट है 100, NRV है 90। बोलो कितने पर वैल्यू करोगे? 100 पर या 90 पर? विच एवर इज लेस, 90 पर। तो आप अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करोगे 90 पर, तो आपको ग्रॉस लॉस हो जाएगा 10 का। आपको ग्रॉस लॉस हो जाएगा 10 का। बोलो हाँ कि ना? पक्की बात? अब तुम ध्यान से देखो, ये क्लोजिंग स्टॉक अभी बिका नहीं है, ये बिकेगा अगले साल, और ये 10 रुपए का घाटा भी आपको हुआ नहीं है, ये घाटा होगा अगले साल जब ये बिकेगा। लेकिन आपने आज ही इस लॉस को रिकॉर्ड कर लिया। हाँ कि ना? बेटा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बेटा मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, उसकी कॉस्ट है 100 रुपए और NRV है 90 रुपए, मैं स्टॉक को कितने पर वैल्यू करूंगा? 90 पर। अगर मैं स्टॉक को 90 पर वैल्यू करूंगा तो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में 10 रुपए का लॉस आएगा कि नहीं आएगा? अब जरा दिमाग लगा के सोचो, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, मैंने अभी तक इसको बेचा नहीं है, मैं इसको बेचूंगा अगले साल, तो ये 10 रुपए का नुकसान मेरे को होगा अगले साल, लेकिन इस नुकसान को मैंने इसी साल के ट्रेडिंग अकाउंट में कवर कर लिया। तो आप मुझे बताइए, क्या ये कॉस्ट एंड NRV whichever is less की जो पॉलिसी है, ये फ्यूचर में होने वाले नुकसान को करंट ईयर में ही पकड़ लेती है क्या? हाँ कि ना? माल कब बिकेगा? अगले साल। नुकसान कब होगा? अगले साल। पकड़ में कब आ रहा है? इस साल। तो क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी फ्यूचर वाले लॉस को अभी के अभी रिकॉर्ड कर रही है? अच्छा अब एक बात मुझे बताओ, अगर मान लो NRV 190 है, कॉस्ट है 100, NRV है 190, आप कितने पर वैल्यू करोगे? कॉस्ट एंड NRV whichever is less, आप कितने पर वैल्यू करोगे? 100 पर। तो आपका प्रॉफिट लॉस कितना पकड़ में आएगा? 0। अब जरा ध्यान से देखो, ये 100 रुपए का माल अगले साल बिकेगा 190 में, तो मुझे अगले साल 90 रुपए का प्रॉफिट होगा। और आप देख लो, ये 90 रुपए का प्रॉफिट मेरे करंट ईयर में पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करूंगा? कॉस्ट पे। और स्टॉक का वैल्यूएशन अगर मैं कॉस्ट पे करूंगा तो ये फ्यूचर वाला प्रॉफिट मेरे करंट ईयर के पकड़ में नहीं आएगा। हाँ कि ना? तो आप जरा ध्यान से देखो, अगर आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट एंड NRV whichever is less पे करते हो, तो उस कंडीशन में फ्यूचर वाला लॉस जो है वो तो करंट ईयर में ही रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर वाला जो प्रॉफिट है वो करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं होगा। इसी को क्या बोलते हैं? प्रूडेंस। तो हमारा AS1 कहता है कि भाई साहब अकाउंटिंग पॉलिसी जब आप बनाओ तो अकाउंटिंग पॉलिसी इस तरह की बनाना कि फ्यूचर वाला प्रॉफिट इग्नोर हो जाए और फ्यूचर वाला लॉस रिकॉर्ड हो जाए अपने आप।
अरे समझा क्या? मतलब ध्यान रखना, अगर तुमने कभी भी कोई ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी बना दी जिसमें फ्यूचर वाला प्रॉफिट रिकॉर्ड हो रहा हो या फ्यूचर वाला प्रॉफिट इग्नोर हो रहा हो, तो भाई साहब वो अकाउंटिंग पॉलिसी गलत मानी जाएगी AS1 के नियमों से। बेटा क्लियर है बात? क्लियर है बात? एग्जाम्पल लिख लिया तुमने, कॉस्ट एंड NRV विच एवर इज लेस, ये इसका एग्जाम्पल है प्रूडेंस का। नंबर 2, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हाँ जी बेटा, दूसरा बंदर क्या है गांधी जी का? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जब भी तुम्हें प्यार हो ना, बाहरी सुंदरता ना देखें, मन की सुंदरता देखें। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं, ये वाली बात तो तुमको ज्यादा समझ में आएगी, इवन तो तुम्हारा जीवन का मोटो इससे बिल्कुल उल्टा है। हाँ कि ना? कि भैया अंदर की सुंदरता तो पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, बाहर की सुंदरता पूरी होनी चाहिए। क्यों बेटा? सही बात है, मेकअप इसीलिए तो होते हैं। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना गौरव जी? क्यों, मैं सही बोल रहा हूं? आप शर्मा क्यों रहे? जय को देखो, जय एकदम मुस्कुरा रहा अपन ने सही सोच रखा है। हाँ जी, सही बात है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म यही बात कहता है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी बनाना जो किसी भी ट्रांजैक्शन की जो रियलिटी अंदर छुपी हुई है उस रियलिटी के बेसिस पे अकाउंटिंग करे, ना कि ऊपर से नजर आने वाले लीगल फॉर्म के आधार पे। मतलब लीगल फॉर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, सब्सटेंस इज इंपॉर्टेंट। अरे समझा क्या? लीगल फॉर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, सब्सटेंस इज इंपॉर्टेंट। मतलब आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाओ वो इस तरह की बनाना कि वो अकाउंटिंग सब्सटेंस के आधार पे करे, लीगल फॉर्म के आधार पे ना करे। या फिर आप इसे ऐसा बोल सकते हो, जो अकाउंटिंग पॉलिसी बना रहे हो वो सब्सटेंस के आधार पे बनाना, लीगल फॉर्म के आधार पे मत बनाना। अब बच्चे मुझे बोलते सर ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या है? मैं बताता हूं दोस्तों। मैं तुमको कहानी सुनाता हूं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की, सुनोगे तुम? और वर्चुअल वाले बच्चों आप भी कहानी सुनेंगे? हाँ सर, सर कहानी तो सुनेंगे। वैसे ही ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतना बोरिंग है, पूरा थ्योरी वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कुछ कहानी सुनाओगे तो थोड़ा ठीक लगेगा। क्यों बेटा? ठीक बात है ना? मुझे पहले ही पता था तुम कहानियां सुनने आते हो बेटा, पढ़ाई से मतलब ही नहीं है तुमको। सुनो जरा दिमाग लगाओ। ये कहानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की है। सब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो बीमार हो गया। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बीमार हो गया, डॉक्टर ने बोला साहब आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सोचा यार ये तो मतलब इतनी छोटी उम्र में अपन ऊपर भगवान से मिल लेंगे, कोई मतलब नहीं, धरती पे आए अपन ने कहीं कुछ घूमा नहीं, अभी तो यूरोप की यात्रा भी नहीं की थी, यूरोप देखा भी नहीं था, और अभी उससे पहले अब अपने को जो है वो स्वर्ग देखने को मिलेगा। तो उसने क्या किया, वो भगवान के मंदिर में गया और भगवान के मंदिर में जाकर के उसने बोला हे प्रभु आप मेरी रक्षा करो, आप मुझे बचा लो। अगर आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे ठीक कर दिया, तो मैं अपना मकान बेच दूंगा और जो बेचकर पैसा आएगा वो सारा का सारा पैसा आपके मंदिर में चढ़ा दूंगा। आप समझ लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोला भगवान जी अगर आपने मेरे को ठीक कर दिया। उसको पता था भाई जिंदगी बड़ी कीमती है, तो भगवान को लालच भी थोड़ा बढ़ा दो। भगवान सोचे यार चलो अभी पैसे इकट्ठे कर लो, आदमी तो नीचे ही है, कभी बुला लेंगे ऊपर, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने भगवान को लालच दिया कि अगर आपने मेरे को ठीक कर दिया तो मैं अपना मकान बेचूंगा और मकान बेचकर जितना भी पैसा आएगा वो सारा का सारा पैसा मैं आपके मंदिर में चढ़ा दूंगा। भगवान को लगा यार सौदा तो ठीक है यार, इतनी बुरी भी बात नहीं है, और आजकल सी स्कीम में मकान मिलता भी कहां है। तो भगवान ने देखा सी स्कीम वाला मकान बेच रहा है यार, आदमी थोड़ा जेन्युइन लग रहा है, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ठीक हो गया। समझ रहे हो? अब चार्टर्ड अकाउंटेंट जब ठीक हो गया तो भाई साहब फिर अब उसके दिमाग में डर आ गया कि यार अब उसको लगता है यार शायद भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बोल गए अपन, हाँ, कि अब सी स्कीम का जो मकान है 5 करोड़ का जो मकान है वो बेच करके और उसका पैसा अपन मंदिर में चढ़ाने का वादा कराए, और अब अगर नहीं चढ़ाऊंगा तो भगवान है, बदला लेने में उनको 2 मिनट लगेंगे। हाँ अच्छा, तो अब वो परेशान हो गया यार, लेकिन 5 करोड़ का मकान बेचकर 5 करोड़ रुपए मंदिर में चढ़ाना ये भी मौत से कम तो नहीं है, ये भी एक दूसरे तरह की डेथ है। तो बोला नहीं यार ये तो नहीं होगा। पर आप जानते हो उसके अंदर कौन था? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसने क्या किया, उसने पेपर में ऐड दिया, जो आदमी मेरा कुत्ता 5 करोड़ में खरीदेगा मैं उसे अपना सी स्कीम वाला मकान 100 रुपए में दे दूंगा। समझ रहे हो?
तो उसने पेपर में ऐड दिया कि जो मेरे डॉग को 5 करोड़ रुपए में खरीदेगा, मैं उसको अपना मकान 100 रुपए की वैल्यू में, 100 रुपए में अपना मकान बेच दूंगा। लोग आ गए, लोगों ने कुत्ता खरीदा 5 करोड़ में, मकान की रजिस्ट्री हो गई 100 रुपए में। अब भाई साहब ये जो चार्टेड अकाउंटेंट थे, इन्होंने क्या किया, 100 रुपए का नोट लिया, रजिस्ट्री के कागजात लिए, दोनों को अटैच करके मंदिर में चढ़ा दिया, भगवान को बता दिया, देखो भगवान, मकान 100 रुपए में बिका है, वो 100 रुपए में आपके मंदिर में चढ़ा रहा हूं, कुत्ते के पैसे चढ़ाने की बात नहीं हुई थी, हाँ कि ना। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि ये लीगल फॉर्म क्या है, मकान 100 रुपए में बिका है, और सब्सटेंस क्या है, मकान पूरे 5 करोड़ में बिका है, हाँ कि ना। वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि लीगल फॉर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी सब्सटेंस के आधार पे बनाना, ट्रांजैक्शन का जो सब्सटेंस है उसके मुताबिक आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए, लीगल फॉर्म के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं। आप बोलोगे सर इसका एग्जांपल दो। मैंने बोला बेटा आपको याद है अपने हायर परचेज की अकाउंटिंग पढ़ी थी, हायर परचेज की अकाउंटिंग में हायर परचेजर को ओनरशिप कब मिलती है, आखिरी इंस्टॉलमेंट देने पर। लेकिन आप कार अकाउंट डेबिट टू दिल्ली मोटर्स कब करते थे, कार लेते ही। अब आप एक बात मुझे बताओ कि आप जब हायर परचेज की अकाउंटिंग करते हो तो आप कार किसकी बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, हायर परचेजर की बुक्स में, जबकि लीगल ओनर कौन है, हायर वेंडर। जो परचेजर है वो लीगल ओनर बनेगा आखिरी इंस्टॉलमेंट देने के बाद, लेकिन जब तक वो आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं देता तब तक ओनर कौन रहेगा, तब तक ओनर रहेगा हायर वेंडर। अब लीगल ओनर कौन है, हायर वेंडर, लेकिन सब्सटेंशियल ओनर कौन है, मैं। अब आप मुझे बताओ हायर परचेजर, आप कार को किसकी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, हायर परचेजर की बुक्स में। इसका मतलब आप सब्सटेंस के आधार पे अकाउंटिंग कर रहे हो, लीगल फॉर्म के आधार पे अकाउंटिंग नहीं कर रही हो। और वही है हमारा दूसरा बंदर, दूसरा नियम। और दूसरा नियम यह कहता है अकाउंटिंग हमेशा सब्सटेंस के आधार पे होनी चाहिए, लीगल फॉर्म के आधार पे नहीं होनी चाहिए। आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी हमेशा सब्सटेंस के आधार पे बननी चाहिए, लीगल फॉर्म के आधार पे नहीं बननी चाहिए। क्लियर है बात। नंबर 3, मटीरियलिटी। सर मटीरियलिटी माने, मटीरियलिटी माने बेटा आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी जब आप बनाओ तो अकाउंटिंग पॉलिसी इस तरह की बनाना कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी छुपे नहीं, बल्कि जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो उजागर हो जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इस तरह की अकाउंटिंग पॉलिसी आपको बनानी है। मतलब क्या बोला, अकाउंटिंग पॉलिसी इस तरह की बनाओ कि जितनी भी मटेरियल चीजें हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो छुप ना पाए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साफ दिखाई दे। आपको ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी है। अब आप मुझे बोलेंगे सर इसका एग्जाम्पल दो, तो बेटा इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए मैंने एक नियम बना दिया कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एक अकाउंटिंग पॉलिसी बना दी कि 10,000 से बड़ा खर्चा सन्ड्री में नहीं जाएगा। अरे समझा क्या, मैंने नियम बना दिया 10,000 से बड़े खर्चे को सन्ड्री एक्सपेंसेस में नहीं डाल सकते। तो आप मुझे बताइए क्या इस अकाउंटिंग पॉलिसी से सारे के सारे बड़े खर्चों को सन्ड्री में डाल के छुपाना असंभव हो जाएगा, हाँ कि ना। क्या मेरे सारे बड़े खर्चे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से दिखाई देने लगेंगे, तो बेटा ये कॉन्सेप्ट कहलाएगा मटीरियलिटी। ठीक है, अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात मेरे साथ में रिवाइज करेंगे। सबसे पहला मुझे बताओ अकाउंटिंग पॉलिसी का चुनाव करना किसकी जिम्मेदारी है, जल्दी से बताओ। अकाउंटिंग पॉलिसी का चुनाव करना किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की या ऑडिटर की। अरे सर ऑडिटर तो बहुत बाद में आता है, अकाउंटिंग तो पहले दिन से शुरू हो जाएगी। तो भाई साहब अकाउंटिंग पॉलिसी का चुनाव करना किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की। लेकिन वो अकाउंटिंग पॉलिसी सही है या नहीं है वो चेक करना किसकी ड्यूटी है, ऑडिटर की। क्लियर बात। नंबर 2, अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करने का एक मेन रूल है, 3 सब रूल है। मेन रूल क्या है, ट्रू एंड फेयर। अकाउंटिंग पॉलिसी इस तरह की चुनो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो आपके बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पिक्चर का प्रेजेंटेशन करें। बेटा ट्रू एंड फेयर का मतलब हो गया कि जो बात दिखाई दे रही है वो सच भी होनी चाहिए और वो सामने वाले को सही तरीके से समझ में आनी चाहिए, सामने वाले को वो गलत तरीके से दिखाई नहीं देनी चाहिए। ट्रू एंड फेयर। क्लियर है बात। नंबर 2, अब 3 सब रूल क्या है, प्रूडेंस। आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी इस प्रकार की हो कि फ्यूचर वाले प्रॉफिट उसमें इग्नोर हो रहे हो और फ्यूचर वाले लॉस रिकॉर्ड हो रहे हो। नंबर 2, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी सब्सटेंस के आधार पे होनी चाहिए, लीगल फॉर्म के आधार पे नहीं।
नंबर 3, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी इस प्रकार की होनी चाहिए कि सारी मटेरियल बातें सामने उजागर हो जाएं, किसी भी मटेरियल बात को छुपाना संभव ना हो। क्लियर है बात? अरे क्लियर है बात? पक्का? इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। क्लियर है बात? पक्का? अच्छा, आइए बेटा एक बार अपन इसके बारे में पढ़ लें। यहां पे जो किताब में लिखा है उस बात को भी पढ़ लें। वैसे तो सारी की सारी बातें मैंने बोल दी हैं, पर एक बार फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए फटाफट रीडिंग लगा लेते हैं। हाँ जी, लो मेरे साथ में रीड करो। हाँ जी बेटा, सब बच्चे सुनो। द प्राइमरी कंसिडरेशन इन द सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बाय एन एंटरप्राइज is that the financial statement prepared and presented on the basis of such accounting policy should represent a true and fair view of the state of affairs of the enterprise as at the balance sheet date and of the profit or loss for the year period ended on that date। मतलब ये बोल रहा है कि भाई साहब अकाउंटिंग पॉलिसी इस प्रकार की होनी चाहिए कि उससे बनने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब बैलेंस शीट और पी एंड एल, बैलेंस शीट आपके बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पोजीशन बताए और पी एंड एल आपके बिजनेस का ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट बताए। और ये बात समझ में, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाएं आपके बिजनेस की। नंबर 2, फॉर दिस पर्पस द मेजर कंसिडरेशन गवर्निंग द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी आर। अब आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी के सिलेक्शन के लिए रूल्स क्या हैं? ट्रू एंड फेयर के अलावा प्रूडेंस। इन व्यू ऑफ अनसर्टेनिटी अटैच टू द फ्यूचर इवेंट्स, प्रॉफिट्स आर नॉट एंटिसिपेटेड बट रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन रियलाइज्ड, दो नॉट नेसेसरीली इन कैश। बेटा फ्यूचर वाला प्रॉफिट तब तक हमें रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए जब तक हमें वो रियलाइज ना हो जाए। सिंपल बात है। प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नोन लाइबिलिटीज एंड लॉसेस इवन दो द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड with certainty and represent only a best estimate in the light of available information। लेकिन अगर अमाउंट डिसाइडेड नहीं है तो भी आपको फ्यूचर लॉसेस और फ्यूचर लाइबिलिटीज के लिए प्रोविजन बनाना है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, प्रूडेंस का मतलब आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी इस प्रकार की होनी चाहिए कि फ्यूचर वाले प्रॉफिट इग्नोर हो जाएं और फ्यूचर वाला लॉस रिकॉग्नाइज हो जाए। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। The accounting treatment and presentation in financial statement of transaction and event should be governed by their substance and not merely by legal form। बेटा आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो सब्सटेंस के आधार पे अकाउंटिंग करे, ना कि लीगल फॉर्म के आधार पे। लास्ट वन इज मटीरियलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल मटीरियल आइटम, दैट इज द आइटम नॉलेज ऑफ विच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, मतलब आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी से कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन छुपाना पॉसिबल ना हो, सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साफ दिखाई दे जाए। अरे क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो आप मुझे जल्दी से बताइए सबसे मेन रूल क्या है? ट्रू एंड फेयर। फिर उसके 3 सब रूल क्या है? प्रूडेंस, सब्सटेंस और मटीरियलिटी। क्लियर बात? याद रहेगा बेटा, ट्रू एंड फेयर मेन रूल है, सब्सटेंस, प्रूडेंस और मटीरियलिटी, ये 3 सब रूल हैं। अच्छा, मैंने क्या तीनों के एग्जाम्पल आपको दिए? मैंने आपको प्रूडेंस का एग्जाम्पल दिया, कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लेस। मैंने सब्सटेंस ओवर फॉर्म का एग्जाम्पल आपको दिया, हायर परचेज की अकाउंटिंग। मैंने आपको मटीरियलिटी का एग्जाम्पल दिया कि मैंने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में रूल बना दिया है कि 10,000 से बड़ा खर्चा सन्ड्री में नहीं डाला जाएगा, और 10,000 से बड़ा खर्चा अगर सन्ड्री में डालने से मैंने मना कर दिया तो बात खत्म। क्लियर बात? अच्छा, आइए दोस्तों, अब अकाउंटिंग पॉलिसी के डिस्क्लोजर की बात भी हो गई, अकाउंटिंग पॉलिसी के सिलेक्शन की बात भी हो गई। अब मुझे तुम्हारे साथ में डिस्कस करना है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन को। किसे डिस्कस करूं? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन को। सबसे पहले तो मुझे इसका मतलब बताओ, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन होती क्या है?
हाँ जी, मुझे इसका मतलब बताओ। हाँ जी, बताइए बेटा। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन किसे कहते हैं, जरा इस बात को समझें। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन का मतलब होता है जब भी आप किसी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे तब आप तीन बातें अपने मन में मान के चलोगे। मतलब तीन असम्पशन आपको खुद लेनी है, एंटिटी आपको इन बातों के बारे में नहीं बताएगी। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? मैंने बोला एंटिटी आपको नहीं बताएगी, आपको यह असम्पशन खुद लेनी है। अब आप बोलेंगे सर क्या असम्पशन? तीन असम्पशन। पहली असम्पशन है गोइंग कंसर्न, दूसरी है एक्रूवल, हाँ जी, और तीसरा है कंसिस्टेंसी। जरा बात को समझो। मतलब मान लीजिए बेटा ये आज मेरी एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब अगर ये मेरी एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले तीन बातें आपको अपने मन में अज्यूम करनी है। ये आपकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी नहीं है। मैं आपको इसमें लिख करके नहीं बोलूंगा, आपको अपने आप मान के चलना है। सर क्या मान के चलना है? पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा एक्रूवल और तीसरा कंसिस्टेंसी। सर ये क्या मतलब हुआ? पहली असम्पशन आपको लेनी है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि मेरा बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद होने वाला नहीं है। इसका मतलब आप मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते टाइम ये मान के चलोगे कि मेरा बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद होने वाला नहीं है। मतलब ऐसी कोई भी घटना, ऐसा कोई भी इंसिडेंस, ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है जिसकी वजह से आप ये कह सको कि मेरा बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद होने वाला है। मतलब मेरा बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद नहीं होगा, ये आपको असम्पशन लेके चलनी है। क्लियर है बात? नंबर 2 एक्रूवल। आपको यह मान के चलना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये मर्केंटाइल सिस्टम से बने हुए। अरे सुना क्या? एक्रूवल माने ड्यू बेसिस। मतलब बेटा तुमको मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर असम्पशन लेनी है कि मैंने मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग लगा रखा है। क्लियर है बात? बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आप किसी की भी P&L बैलेंस शीट को देखोगे तो सबसे पहले आपको मन में क्या मानना है कि ये एंटिटी कैश सिस्टम फॉलो नहीं कर रही, ये मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रही है। आपको ये असम्पशन लेनी है, एक्रूवल। और नंबर 3 कंसिस्टेंसी। मतलब आपको ये असम्पशन लेनी है कि इस एंटिटी ने करंट ईयर के दौरान किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं किया है। अरे आ रही है बात समझ में? मेरी बात को समझो। ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आपको 3 असम्पशन लेनी है अपने मन में, अपने आप, बिना मेरे बोले। क्या भाई? पहला गोइंग कंसर्न, मतलब ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि मैं ये बोल सकूं कि मेरा बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद होने वाला है। नंबर 2 एक्रूवल। मतलब तुम ये मान के चलोगे कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये मर्केंटाइल सिस्टम से बने हुए हैं। नंबर 3 कंसिस्टेंसी। तुम ये मान के चलोगे कि मैंने करंट ईयर के दौरान किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं किया है। क्लियर है बात? मैंने करंट ईयर के दौरान किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं किया है। आपको यह मान के चलना है। क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? जल्दी बोलो। अब सुनो ध्यान से। अगर ये फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन फुलफिल हो रही है तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असम्पशन लेने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी असम्पशन वॉयलेट हो रही है तो मुझे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि सर गोइंग कंसर्न असम्पशन मत मानना, या मुझे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि सर एक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रहा, मैंने कैश सिस्टम पे अकाउंटिंग कर रखी है। अरे समझ रहे हो? नंबर 3 मैं बोलूंगा कि भाई साहब आप ये मत मानो कि मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं की, मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, ये वाली। अरे समझा क्या? इसका मतलब अगर तीनों असम्पशन फुलफिल हो रही है तो मुझे कुछ भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फुलफिल नहीं हो रही तो मुझे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अरे समझा क्या? अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, मुझे कुछ भी नहीं करना, सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम मान लेना अपने आप। लेकिन अगर फुलफिल नहीं हो रही तो मुझे तुम्हें असम्पशन लेने से रोकना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि भाई ये वाली असम्पशन पूरी नहीं हो रही है। अरे समझा क्या? बात समझ में आ गई? तो जल्दी से मेरे साथ में रिवाइज करो। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने वाला 3 असम्पशन खुद से मान के चलेगा। एक, नंबर 1
गोइंग कंसर्न मतलब ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि मेरा बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद होने वाला है। नंबर 2 एक्रूवल मतलब आप ये मान के चलोगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मर्केंटाइल सिस्टम से बने हुए हैं। नंबर 3 कंसिस्टेंसी आप ये मान के चलोगे कि हमने करंट ईयर में कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं की है। अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फुलफिल हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना, लेकिन अगर फुलफिल नहीं हो रही तो आपको ये बात डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। क्लियर है बात? चलो फटाफट से सुनेंगे। आइए क्या लिखा है, सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस अंडरलाई द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में जुड़ी हुई रहेगी। दे आर यूजुअली नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड बिकॉज देयर एक्सेप्टेंस एंड यूज आर अज्यूम्ड। बेटा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूजर के द्वारा ये अज्यूम की जाएंगी। सुनना, डिस्क्लोजर इज नेसेसरी इफ दे आर नॉट फॉलोड। लेकिन अगर ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फुलफिल नहीं हो रही, फॉलो नहीं हो रही, तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। मतलब फॉलो हो रही है तो आप कुछ मत करो, वायलेट हो रही है तो डिस्क्लोज कर दो। सुनना, द फॉलोइंग हैव बीन जनरली एक्सेप्टेड फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। बेटा ये अपनी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। पहली है गोइंग कंसर्न। बेटा गोइंग कंसर्न मतलब ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसकी वजह से आप ये बोल सको कि हमारा बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद होने वाला है। लिखो, द एंटरप्राइज इज नॉर्मली व्यूड एज अ गोइंग कंसर्न दैट इज एज अ कंटिन्यूइंग इन ऑपरेशन फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। मतलब आपको ऐसा लगता है कि भाई जितना फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है, बेटा वैसे तो आपको पता है कोई भी बिजनेस अनंत काल तक जीवित नहीं रहता, पर ये बोल रहा है फॉरसीएबल फ्यूचर मतलब जितना फ्यूचर आपको दिख सकता है उतने फ्यूचर में आपको ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता जिससे आपको लगे कि मेरा बिजनेस बंद होने वाला है। इट इज अज्यूम्ड दैट द एंटरप्राइज हैज नाइदर द इंटेंशन नॉर द नेसेसिटी ऑफ लिक्विडेशन और कर्टेलिंग मटीरियली द स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन। इसका मतलब यह है कि ना तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई इंटेंशन है, ना ऑर्गेनाइजेशन की कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से इसे अपना धंधा बंद करना पड़े। सिंपल बात जो अपन ने बोली थी वही। अच्छा, कंसिस्टेंसी माने यूजर ये अज्यूम करेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी बदली नहीं गई है करंट ईयर में। इट इज अज्यूम्ड दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी पिछले साल और इस साल में सेम है, बदली नहीं गई है। आप ये अजम्पशन लेके चलोगे। एक्रूवल, एक्रूवल का मतलब मर्केंटाइल सिस्टम के बेसिस पर अकाउंटिंग हो रही है। रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर एक्रूड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज दे आर अर्न्ड और इनकर्ड नॉट एज मनी इज रिसीव्ड और पेड। मतलब आप ये मान के चलोगे कि आप मर्केंटाइल सिस्टम लगा रहे हो, कैश सिस्टम नहीं लगा रहे हो। एंड रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड इन विच दे रिलेट। और ये इनकम और एक्सपेंस उसी पीरियड में रिकॉर्ड हो रही है जिस पीरियड में वो अर्न या एक्सपेंड किया गया है। ठीक है, चलो बेटा बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात है, 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल। सिंपल, ये ध्यान रखना तीनों अजम्पशन यूजर को खुद लेनी है। अगर ये अजम्पशन फुलफिल हो रही है तो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, नहीं हो रही तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अरे डन, अच्छा खत्म जी खत्म। सर आपने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्कस नहीं किया। बेटा याद रखिए, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट पार्ट ऑफ AS1, इट इज पार्ट ऑफ AS5। बेटा अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस करता है? AS5। तो अपन उसे AS1 में डिस्कस नहीं करेंगे, AS5 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट सर किताबों में तो AS1 में दे देता है। बेटा AS1 में इसलिए देता है क्योंकि कनेक्टिंग बात है, लेकिन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है कहां? AS5 में। सर आप यहां क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि बेटा अगर मैं यहां पढ़ाऊंगा ना और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का क्वेश्चन आ गया तो तुम AS1 लिखाओगे, ठीक है, और फिर तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। तुम्हें लिखना क्या है? AS5, क्योंकि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को कौन डिस्कस करता है? AS5। याद रहेगा? खैर यार ये क्वेश्चन तो बाद में करेंगे यार,
पहले एक बार रिकैप करेंगे। रिकैप के लिए तैयार हो? चलो सबसे पहले बताओ अकाउंटिंग पॉलिसी किसे कहते हैं? अकाउंटिंग के प्रिंसिपल और उन प्रिंसिपल्स को लगाने के मेथड्स जिनका इस्तेमाल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। नंबर 2, अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए बहुत सारे एरियाज होते हैं और हर एरिया में अकाउंटिंग पॉलिसी के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए बेटा अकाउंटिंग पॉलिसी का एक सिंगल सेट ऑफ रूल्स बनाना पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी का सिंगल सेट बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हर एंटिटी को अकाउंटिंग पॉलिसी के बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। और क्योंकि एंटिटी के पास अकाउंटिंग पॉलिसी के बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ पाए, इसके लिए जरूरी है कि उसे एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी हो। इसीलिए बेटा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबके लिए मैंडेटरी है और सबको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर करना कंपलसरी है। क्लियर है बात? अरे क्लियर है बात? अच्छा अब सुनो, नंबर 2 बात आती है अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करना किसकी जिम्मेदारी है, या पहले डिस्क्लोजर की बात करते हैं। सबसे पहली बात, आपको सारी अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है, आपको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर करना है। नंबर 2, ये डिस्क्लोजर आपको एक जगह पे करना है। नंबर 3, ये डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट फॉर्म करेगा, मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में अटैच करना कंपलसरी रहेगा। और नंबर 4, ये ध्यान रखना, गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके डिस्क्लोजर कर देना कोई रेमेडी नहीं माना जाएगा। आप डिस्क्लोजर करने से, आपने कोई गलत अकाउंटिंग कर दी और आपने उसका डिस्क्लोजर कर दिया तो आपकी गलती कम नहीं होगी, आपको जो पेनल्टी या आपको जो सजा मिलनी है वो उतनी मिलेगी। डिस्क्लोजर इज नॉट अ रेमेडी फॉर रॉन्ग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्लियर है बात? इसके बाद में फिर मैंने आपको पढ़ाया सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। गांधी जी 3 बंदर, कुल मिला के कितने बंदर? 4। तो भैया पहला गांधी जी मेन रूल क्या है? ट्रू एंड फेयर। भाई साहब अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी चुनो कि उससे बनने वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी पोजीशन और आपके प्रॉफिट लॉस का ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करे। ठीक है। नंबर 2, अब 3 सब रूल है। सबसे पहला है प्रूडेंस। अकाउंटिंग पॉलिसी इस प्रकार की चुनना कि वो अकाउंटिंग पॉलिसी फ्यूचर वाले लॉसेस को रिकॉर्ड कर ले और फ्यूचर वाले प्रॉफिट को इग्नोर कर दे, जैसे कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लेस। नंबर 2, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी इस प्रकार की हो कि वो सब्सटेंस के आधार पे अकाउंटिंग करे, ना कि फॉर्म के आधार पे। नंबर 3 मटीरियलिटी। आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी इस प्रकार की होनी चाहिए कि उससे सारी महत्वपूर्ण बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साफ तौर पे नजर आ जाए, किसी भी महत्वपूर्ण बात को छुपाया न जाए। ठीक है। फिर बेटा मैंने आपको पढ़ाया था फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। बेटा आपको मालूम है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े जाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने वाला व्यक्ति 3 असम्पशन खुद से लेके पढ़ेगा। पहला गोइंग कंसर्न, मतलब ऐसी कोई भी घटना या ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं हुई है जिसकी वजह से हम ये कह सके कि फॉरसिएबल फ्यूचर में हमारा बिजनेस बंद होने वाला है। नंबर 2, एक्रूवल। आपको ये मान के चल रहा है कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मर्केंटाइल सिस्टम से बने हुए हैं। नंबर 3, आपको ये मानना है, इधर आपको ये मानना है कि भाई साहब हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है, कंसिस्टेंसी। तो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल, ये तीनों अजम्पशन आपको लेनी है। ये ध्यान रखना, अगर ये तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फुलफिल हो रही है तो मुझे डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर फुलफिल नहीं हो रही तो मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर है बात? पक्का? चलो तो एक काम करते हैं, अब कुछ सवाल करते हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से रिलेटेड। सुने, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स प्रशांत लिमिटेड, क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2015 amounts to rupees 1,63,000 on the basis of FIFO method. ठीक है। अच्छा, the company decides to change from FIFO method to weighted average method for ascertaining the cost of inventory from the year 14-15. बेटा हमने अपना इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड FIFO से बदलकर वेटेड एवरेज कर दिया है इस साल से। On the basis of weighted average method, closing inventory as on 31st March 2015 amounts to rupees 1,47,000
और बेटा हमारा जो इन्वेंट्री की वैल्यू अब आ रही है वेटेड एवरेज मेथड से वो 147 आ रही है। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2015 अमाउंट्स टू ₹1,95,000 और हमारी इन्वेंट्री की जो एनआरवी है वो एनआरवी कितनी है 1,95,000 की। अब आपको मालूम है कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लेस पे वैल्यू करेंगे तो कितने पर वैल्यू करेंगे 147 पे, लेकिन अगर फीफो लगाते तो कितने पर वैल्यू होती 163 पर। इसका मतलब आपने अपनी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन 15,000 कम पर किया है। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो बेटा, आपको यह ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग पॉलिसी, आप लोग ने इस बारे में पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग पॉलिसी यदि आप बदलते हो तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, अब वैसे तो ये बोल रहा है डिस्कस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर AS1। आपको बेटा AS1 के मुताबिक डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स बतानी है, लेकिन आप ये ध्यान रखो ये मैटर एक्चुअली कवर्ड कहां है AS5 में। ठीक है, तो आप इसे कर लो AS1/AS5। सुनिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी 3 सिचुएशन में बदल सकती हैं। आप बोलेंगे सर कौन सी 3 सिचुएशन? पहला, किसी लॉ का पालन करने के लिए आप अकाउंटिंग पॉलिसी बदल सकते हो। नंबर 2, आप किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी बदल सकते हो। जैसे पहले आप लीफो लगा रहे हो पर AS2 में अलाउड नहीं है, तो फिर आप लीफो से बदलकर फीफो लगा सकते हो। इसका मतलब आप लॉ का पालन करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी बदल सकते हो, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन करने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी बदल सकते हो। और तीसरा है ट्रू एंड फेयर। यदि आपको लगता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी के बदलने से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा ट्रू एंड फेयर होंगे तो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी बदल सकते हो। इसका तीसरे वाले पॉइंट का कुल मिलाकर मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी गलत है तो बदल लो। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर आपको लगता है अकाउंटिंग पॉलिसी बदलने से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा ट्रू एंड फेयर हो जाएंगे तो बदल लो। और इसे साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा भाई तुम्हें किसी भी मोमेंट पे अगर ये लगता है कि तुम्हारी अकाउंटिंग पॉलिसी गलत है तो कभी भी बदल सकते हो। क्लियर बात है बेटा? ऑब्वियस बात है, गलत पॉलिसी को बदलोगे तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा ट्रू एंड फेयर होंगे। सिंपल बात है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 ने कहा कि आप लोग अगर अकाउंटिंग पॉलिसी को बदलोगे तो आपने कंसिस्टेंसी वाली फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन वॉयलेट कर दी। अरे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में कंसिस्टेंसी क्या थी कि तुमने करंट ईयर के दौरान अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं किया। क्या तुमने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का वॉयलेशन किया है? तो क्या तुम्हें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा क्योंकि कंसिस्टेंसी वाली अजम्पशन फुलफिल नहीं हो रही? तो हमारा AS5 कहता है आपको यह बताना पड़ेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या चेंज हुआ है। नंबर 2, आपको यह बताना पड़ेगा अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करने से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कितने अमाउंट का इफेक्ट पड़ा है, अमाउंट का इफेक्ट पड़ा है वो बताना पड़ेगा। और नंबर 3, आपको यह भी बताना, अगर आप अमाउंट निकालना पॉसिबल नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा भाई साहब मैं अमाउंट इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अमाउंट निकालना पॉसिबल नहीं है। दोबारा सुनो, अकाउंटिंग पॉलिसी 3 सिचुएशन में बदली जा सकती है, लॉ का पालन करने के लिए, AS का पालन करने के लिए और ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन के लिए। मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी गलत है तो बदल सकते हो। अरे सुना क्या, अकाउंटिंग पॉलिसी यदि बदलोगे तो आपको बताना पड़ेगा आपने क्या बदला है, आपने क्या बदला है पहले तो ये बताओ। नंबर 2, आपको बताना पड़ेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी बदलने से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कितने अमाउंट का इफेक्ट पड़ा है। जैसे यहां पर कितने अमाउंट का इफेक्ट पड़ा 15,000 का, तो आपको ये 15,000 बताने पड़ेंगे। और नंबर 3, अगर अमाउंट निकालना पॉसिबल नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई साहब मैं अमाउंट नहीं बता रहा हूं क्योंकि अमाउंट निकालना पॉसिबल नहीं है, आपको ये लिखना पड़ेगा। क्लियर है बात? अच्छा, अब जरा इस बात को पढ़ें। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 163 की जगह 147 पे करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर 15,000 कम लोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट 15,000 कम आएगा, नेट प्रॉफिट 15,000 कम आएगा और बैलेंस शीट में आपकी एसेट भी, स्टॉक भी 15,000 कम पे दिखेगा। पक्का? आ जाओ पढ़ें क्या बोल रहे हैं।
As per AS1 disclosure of accounting policy, any change in accounting policy which has material effect should be disclosed in the financial statement. Okay, the amount by which any item in the financial statement is affected by such change should also be disclosed to the extent ascertainable. मतलब चेंज की वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कितने अमाउंट का इफेक्ट पड़ा है वो आपको बताना है, यदि वो अमाउंट निकाला जा सकता है. सुनो, where such amount is not ascertainable wholly or in part, the fact should be indicated. अगर ये अमाउंट निकालना पॉसिबल नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई साहब अमाउंट इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि निकालना पॉसिबल नहीं है. Thus Prashant Limited should disclose the change in valuation method of inventory and its effect on financial statement. The company may disclose the change in accounting policy in the following manner. अब बेटा ये कंपनी इस तरीके से चेंज को डिस्क्लोज कर सकती है. ठीक है. अच्छा, ये 47 से 63 है बेटा. अमाउंट जो है वो 15,000 नहीं है, 16,000 है. अब देखो डिस्क्लोजर कैसे देंगे. पहला तो ये बताना है क्या बदला है और बदलाव करने से कितने रुपए का इफेक्ट पड़ा है, दोनों बातें बतानी है. The company values its inventory at lower of cost and NRV. Since NRV of all items of inventory in the current year was greater than respective cost, the company valued its inventory at cost. बेटा ये जो बात बताई गई है ना, ये सुंदरता के लिए बताई गई है, इसे डिस्क्लोज करना रिक्वायर्ड नहीं है. रिक्वायरमेंट क्या है जल्दी से बताओ. चेंज क्या किया है वो बताना है और चेंज के इफेक्ट का अमाउंट बताना है. ठीक है. ये जो इसने बोला कि भाई साहब इन एनआरवी ज्यादा है कॉस्ट कम है इसलिए हमने कॉस्ट पर वैल्यू किया है, ये जो बात है ना ये डिस्क्लोज करना रिक्वायर्ड नहीं है. तो लेकिन इसने ये क्यों लिखा, थोड़ा सेंटेंस सुंदर दिखाने के लिए. अच्छा, in the present year, that is 2014-15, the company has changed to weighted average method which better reflects the consumption pattern of inventory. देखा better, बेटा क्या लिखा है भाई, हमने फीफो मेथड को बदलकर वेटेड एवरेज लगाया क्योंकि इससे बेटर फेयर एंड ट्रू एंड फेयर पिक्चर सामने आती है. अरे समझ में आ रहा है. फॉर ascertaining inventory cost from the earlier practice of using FIFO method. अरे समझ में आ गया. आपने जो चेंज किया है वो बता दिया, अब अमाउंट बताओ. द चेंज इन पॉलिसी हैज रिड्यूस्ड करंट ईयर प्रॉफिट एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बाई 16,000. और इस बदलाव से हमारा प्रॉफिट और हमारा इन्वेंट्री की वैल्यू 16,000 कम हो गई. बेटा अमाउंट भी बता दिया. अच्छा, अमाउंट निकालना अगर पॉसिबल ना हो तो आपको लिखना पड़ेगा भाई साहब मैं अमाउंट इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अमाउंट निकालना पॉसिबल नहीं है. लेकिन यहां तो पॉसिबल है ना, इसलिए वो लाइन लिखी नहीं. बेटा समझ में आ रहा है. जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करोगे तो 3 बातें ध्यान रखना या 4 बातें ध्यान रखना. अकाउंटिंग पॉलिसी बदल सकते हो लॉ का पालन करने के लिए, एएस का पालन करने के लिए और बेटर ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन के लिए. मतलब कुल मिला के आपको लगता है आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी गलत है तो बदल सकते हो. ठीक. नंबर 2, ध्यान से समझो, अकाउंटिंग पॉलिसी जब आप बदलोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या बदलाव किया है. नंबर 2, आपको बताना पड़ेगा इस बदलाव से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कितने अमाउंट का इफेक्ट आ रहा है. और अगर अमाउंट निकालना पॉसिबल नहीं है तो ये लिखना पड़ेगा कि भाई अमाउंट निकालना पॉसिबल नहीं है. अच्छा, आइए सेकंड क्वेश्चन. एबीसी लिमिटेड वॉज मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज. नॉन मूविंग इन्वेंट्री होती है बेटा जो बहुत टाइम से बेकार पड़ी है, काम ही नहीं आ रही. बेटा क्या होता है, कभी कभार हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा होता है पर हम वो प्रोडक्ट बनाना ही बंद कर देते हैं. अब ऑब्वियस बात है यार, प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया तो वो पड़ी रहेगी, अब वो काम तो आएगी नहीं, इसलिए उसे बोलते हैं नॉन मूविंग, जो काम ही नहीं आती. स्लो मूविंग है जो स्लोली काम में आती है, मतलब कम कम क्वांटिटी में काम में आती है, दैट इज कॉल्ड स्लो मूविंग. नॉन मूविंग मतलब काम ही नहीं आती. अच्छा, बेस्ड ऑन द इश्यूज फॉर द लास्ट 12 months अप टू 31 March 2016, ठीक है, द कंपनी वांट्स टू प्रोवाइड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 March 2017 बेस्ड ऑन टेक्निकल इवैल्यूएशन. बेटा कंपनी प्रोविजन बनाना चाहती है टेक्निकल इवैल्यूएशन के बेसिस पर. ठीक है भाई. टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री
100 लाख। प्रोविजन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन 12 मंथ्स इशू, पिछले 12 महीने के इशू को देखते हुए हमें प्रोविजन बनाना चाहिए 3.5 लाख का। लेकिन प्रोविजन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन टेक्निकल इवैल्यूएशन, लेकिन हमारे टेक्निकल इवैल्यूएशन के मुताबिक देखें तो प्रोविजन बनाना चाहिए 2.5 लाख का। ठीक है भाई। डज दिस अमाउंट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन? बताइए बेटा, क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? और बेटा अगर ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो क्या कंपनी ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती है? जल्दी से मुझे बताओ। हाँ जी, हाँ जी बेटा, जल्दी से मुझे बताओ। बोलो 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 ना बेटा। हाँ जी, देखो बेटा, यहां पे आपको एक बात को समझना है। इधर इधर सुनो, यहां पर आपको एक बात को समझना है। एस्टीमेट का चेंज और अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज, ये दो अलग अलग बातें हैं। मेरी बात को समझना। मान लेते हैं जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। पिछले साल मुझे लग रहा था 2 लाख रुपए डूबेंगे, तो पिछले साल मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दिया 2 लाख का। अब के साल मुझे लग रहा है नहीं यार जो पैसा डूबने की उम्मीद है वो 2 लाख नहीं, वो तो 3 लाख रुपए डूबेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 लाख रुपए का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बना दिया। तो आप मुझे बताइए, पिछले साल मेरा अंदाजा 2 लाख का था, अब के साल मेरा अंदाजा 3 लाख का है, तो क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या फिर मेरा एस्टीमेट बदला है? एस्टीमेट। आपको बेटा हमेशा ध्यान रखना है, एस्टीमेट का बदलाव अकाउंटिंग पॉलिसी का बदलाव नहीं होता है। अब यहां पे ध्यान से समझो कि बेटा पिछले 12 महीने के इशू के बेसिस पर मैं अंदाजा लगाता था और अंदाजा लगा के मैं प्रोविजन बनाता तो 3.5 लाख का बनाता। लेकिन अगर मैं टेक्निकल एस्टीमेट के बेसिस पर अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो मेरे को नुकसान हो रहा है 2.5 लाख रुपए का, मुझे प्रोविजन बनाना है 2.5 लाख रुपए का। तो आप मुझे बताइए कि यहां पर अकाउंटिंग पॉलिसी को नहीं बदला गया है, यहां पर मेरे अंदाजा लगाने के तरीके को बदला गया है। और बेटा अंदाजा लगाने का तरीका अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होता है। तो बेटा यहां पर मेरा एस्टीमेट चेंज हो रहा है, मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं हो रही है। और बेटा अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं हो रही तो आपको यहां पर किसी भी प्रकार का डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप डिस्क्लोज करना चाहो तो कर भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक और बात मैं तुमको बताऊं, यहां पे जरा ध्यान से देखो, इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है? 100 लाख, और यहां पे चेंज कितना हो रहा है? 1 लाख। आप ये मुझे बताइए, ये मटीरियल है कि इममटीरियल है? आपके स्टॉक की वैल्यू में 1% का चेंज आ रहा है, ये मटीरियल है कि इममटीरियल है? ये इममटीरियल है। तो क्योंकि ये चेंज भी, एस्टीमेट का चेंज भी इममटीरियल है, तो इसमें ज्यादा कुछ आपको डिस्क्लोज करने की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहला सवाल, क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? नहीं, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। पहले वाला तरीका लगाते तो एस्टिमेटेड अमाउंट आता 3.5 लाख, अब नए तरीके से एस्टिमेट कर रहे हैं तो अमाउंट आ रहा है 2.5 लाख। ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलेंगे, इसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोल सकते। नंबर 2, वैसे भी ये इममटीरियल अमाउंट है, और क्योंकि ये इममटीरियल है तो आपको इसके डिस्क्लोजर के बारे में ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आइए पढ़ें। द डिसीजन ऑफ मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्री on the basis of technical evaluation does not amount to change in accounting policy। बेटा does not को अंडरलाइन करो। बेटा ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ अ कंपनी में रिक्वायर दैट प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्री शुड बी मेड। द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोविजन में बी चेंज्ड इन द केस अ मोर प्रूडेंट एस्टिमेट कैन बी मेड। अगर आपको लगता है यार एस्टिमेट करने का दूसरा तरीका बेटर है तो आप दूसरे तरीके से एस्टिमेट कर लो, पर एस्टिमेट करने का तरीका अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होता, ठीक है। इन द गिवन केस कंसीडरिंग टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री द चेंज इन अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड प्रोविजन ऑफ नॉन मूविंग इन्वेंट्री फ्रॉम 3.5 लाख टू 2.5 लाख इज ऑल्सो नॉट मटीरियल
हैविंग रिगार्ड टू द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रुपीज 100 लाख। और बेटा इन्वेंट्री की वैल्यू 100 लाख है और आपका जो प्रोविजन है वो 1 लाख बदल रहा है, तो ये अमाउंट वैसे भी इममटीरियल है। द डिस्क्लोजर कैन बी मेड फॉर सच चेंज इन द फॉलोइंग लाइन्स by way of notes to accounts in the annual accounts of ABC Limited for the year 16-17। अगर आप चाहते हो कि डिस्क्लोज करना ही है तो कोई बात नहीं, आप नोट्स टू अकाउंट्स में एक नोट डाल के डिस्क्लोज कर दो, और नोट्स जो हैं वो ये वाला नोट डाल के डिस्क्लोज कर दो। अरे समझा क्या? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो पहली बात, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। आपने एस्टीमेट बदला है, पॉलिसी थोड़ी बदल दी। अरे अगर आप ये बोलते कि हम आज के बाद में प्रोविजन ही नहीं बनाएंगे, हाँ ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, क्योंकि प्रोविजन बनाना आपकी पॉलिसी था लेकिन अब आपने प्रोविजन बनाना बंद कर दिया, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता। लेकिन अंदाजा लगाने का तरीका बदल दिया, दिस इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और वैसे भी अमाउंट बहुत इममटीरियल है, चाहो तो डिस्क्लोज करो, चाहो तो नहीं करोगे तो भी काम चलेगा, और कर रहे हो तो नोट्स टू अकाउंट्स में एक नोट डाल के डिस्क्लोज कर दो, दैट्स इट। ठीक है, आइए। जगन्नाथ लिमिटेड हैज मेड राइट इशू ऑफ शेयर्स इन 2017। द ऑफर डॉक्यूमेंट टू इट्स मेंबर्स इट हैड प्रोजेक्टेड, ये प्रोजेक्शन है, इट हैज प्रोजेक्टेड अ सरप्लस ऑफ रुपीज 40 करोड़ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंड टू 31 मार्च 2017। बेटा सवाल कहता है हम अपना राइट इशू लेकर के आए और राइट इशू के प्रति हमें अपने शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करना था, तो हमने उन्हें एक प्रोजेक्शन दिखाया कि आने वाले वर्ष में 40 करोड़ का प्रॉफिट होगा। द ड्राफ्ट रिजल्ट फॉर द ईयर प्रिपेयर्ड ऑन द हीदर टू फॉलोड अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रेजेंटेड फॉर पेरूसल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शोड अ डेफिसिट ऑफ रुपीज 10 करोड़। सवाल कहता है जो ड्राफ्ट रिजल्ट हमने बनाया, मतलब अब ईयर एंड हो चुका है, ईयर एंड होने के बाद में जो ड्राफ्ट अकाउंट्स बने, उस ड्राफ्ट अकाउंट्स में प्रॉफिट छोड़ो, उल्टे 10 करोड़ का लॉस आ रहा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा गया है। द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइडेड द फॉलोइंग। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने देखा यार वादा तो अपन ने 40 करोड़ के प्रॉफिट का किया था और हो अपने को 10 करोड़ का नुकसान गया है, तो भैया अब कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा वरना लोगों के जूते पड़ेंगे। एजीएम के अंदर सारे के सारे शेयर होल्डर आकर के गालियां देने लग जाएंगे, कुछ करो। तो मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ में हमने कुछ तय किया। वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क्स कॉस्ट रुपीज 50 करोड़ इंस्टेड ऑफ ईदर टू मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट प्राइम कॉस्ट 30 करोड़। वर्क्स कॉस्ट मतलब होता है फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड मिलाकर। बोलता है जी पहले हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट पे करते थे 30 करोड़, लेकिन अब एक काम करो, इस मेथड को बदलो और बदलकर वैल्यूएशन करना शुरू कर दो फैक्ट्री कॉस्ट पे। अरे सुनो, फैक्ट्री कॉस्ट पे वैल्यू करो और 50 करोड़ पे वैल्यू करो। अब एक बात मुझे बताना बेटा, इधर बेटा, इधर 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 इधर, एक बात मुझे बताओ, अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 30 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ हो जाए तो क्या ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रॉफिट 20 करोड़ बढ़ जाएगा? हाँ कि ना? नंबर 2, पहला सवाल मेरे दिमाग में आता है कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी बदलना संभव है कि नहीं है। सुनो, AS2 ये बताओ बेटा, इधर सब लोग सुनना, वैसे तुमने अभी AS2 पढ़ा नहीं है पर मैं आगे की बात बता रहा हूं, सुन लो थोड़ा सा। हमारा AS2 जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का है वो ये कहता है कि इन्वेंट्री की वैल्यू में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड चारों को लेना चाहिए। ठीक, अभी तक हम वैल्यू कर रहे हैं प्राइम कॉस्ट पे, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस ले रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं ले रहे, लेकिन AS2 बोलता है लेना चाहिए, लेना है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं प्राइम कॉस्ट की जगह अगर मैं फैक्ट्री कॉस्ट पे वैल्यू करना शुरू कर दूं तो क्या AS2 का पालन होगा? हाँ कि ना? और आप लोग जानते हो बेटा, अकाउंटिंग पॉलिसी को बदलना सिर्फ 3 ही कंडीशन में अलाउड है, लॉ का पालन करने के लिए, AS का पालन करने के लिए और बेटर ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन के लिए। क्या यहां पे अकाउंटिंग पॉलिसी का बदलाव करने से AS2 का पालन होगा? इसका मतलब ये अकाउंटिंग पॉलिसी बदलना आपको अलाउड रहेगा, कोई दिक्कत? नंबर 2, अच्छा इससे आपके प्रॉफिट पर कितना असर पड़ेगा पता है? 20 करोड़ का। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 20 करोड़ ज्यादा लोगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 20 करोड़ बढ़ जाएगा। अच्छा आगे,
दूसरा क्या तय किया, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ऑन अकाउंट ऑफ सब्सटेंशियल एडिशन इन ग्रॉस ब्लॉक ड्यूरिंग द ईयर इंस्टेड ऑफ ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड विच वॉज हीदर टू अडॉप्टेड। सवाल कह रहा भाई साहब हम स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करना चाहते हैं WDV की जगह, क्योंकि हमारे ब्लॉक में बहुत सारी एसेट आ गई हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस द चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन एट 27 करोड़ is lower than the amount of rupees 45 crore which would have been provided had the method has been followed by 18 करोड़। सवाल कह रहा है और बेटा कि हमारा जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उससे हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा 27 करोड़ से बढ़कर 45 करोड़ हो जाएगा। अब एक बात मुझे बताओ, यहां पर आपको ऐसा कोई भी कारण दिखाई दे रहा है क्या? लॉ का पालन हो रहा है क्या? नहीं। एएस का पालन हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि एएस में तो एसएलएम और WDV दोनों अलाउड है। नंबर 3, बेटर ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन हो रहा है क्या? क्या यहां पे कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है क्या कि जो एसएलएम मेथड हम लोग लगा रहे थे वो गलत था? नहीं ना। तो मेरा ऐसा ओपिनियन है कि बेटा यहां पे अनलेस कि आप ये प्रूव कर दो कि एसएलएम वाज रॉन्ग, WDV मेथड वाज रॉन्ग मेथड, तब तक आप इस मेथड को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो यहां पे लॉ का पालन हो रहा है ना एएस का पालन हो रहा है। क्लियर है बात? आगे तीसरा, नॉट टू प्रोवाइड फॉर आफ्टर सेल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड टिल द लास्ट ईयर प्रोविजन एट 2% ऑफ सेल यूज टू बी मेड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू एक्चुअल एक्सपेंसेस यूज टू बी चार्ज्ड अगेंस्ट द प्रोविजन। बेटा हम लोग अब तक प्रोविजन फॉर वारंटी रिपेयर बनाते थे 2%, लेकिन अब हमने तय किया कि ये प्रोविजन नहीं बनाएंगे ताकि हमारा प्रॉफिट थोड़ा बढ़ जाए। बेटा मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कहता है वारंटी वाली रिपेयर के लिए प्रोविजन बनना चाहिए। ठीक, तो आप मुझे बताओ, ये जो आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो, प्रोविजन नहीं बनाएंगे, ये जो पॉलिसी आप चेंज कर रहे हो, क्या ये एएस के विरुद्ध जा रहे हो? आप अकाउंटिंग पॉलिसी बदल सकते हो एएस का पालन करने के लिए, लॉ का पालन करने के लिए, लेकिन उल्टे आप तो एएस का वायलेशन करने में जा रहे हो, एएस 9 का। नहीं भाई, आपको ये अलाउ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, प्रोवाइड फॉर परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फॉल हैड टेकन प्लेस ओवर पास्ट 5 ईयर्स द प्रोविजन बीइंग ₹10 करोड़। सवाल कहता है हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में पिछले 5 साल से गिरावट हो रखी है, और ये जो गिरावट है ये परमानेंट नेचर की है, लेकिन हमने इस गिरावट को अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन अब हम इसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं। बेटा आपको AS 13 के प्रोविजन याद है? लॉन्ग टर्म, बेटा 5 साल से ये इन्वेस्टमेंट मेरे पास है, मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में अगर परमानेंट नेचर का डिक्रीज हो जाए तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को डिक्रीज करना चाहिए। तो अगर मैं ये डी पॉइंट अप्लाई करता हूं तो क्या AS 13 का पालन हो रहा है? क्या ये पॉइंट लेने से AS 13 का पालन हो रहा है? हां, तो बेटा AS का पालन करने के लिए आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हो। सुनो, एज चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी यू आर आस्क्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर to draft the notes to accounts for inclusion in the annual report for 2016-17। आपको 2016-17 के लिए नोट्स टू अकाउंट्स बनाकर बताने हैं। ठीक है, क्लियर है बात? बेटा ये एज पर AS 1 वाली जो बात है ये पूरी बात अपन लिख ही देंगे कि बेटा अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने का इफेक्ट मटीरियल है तो आपको उस मटीरियल इफेक्ट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा आपने चेंज क्या किया है। नंबर 2, आपको बताना पड़ेगा उसका इफेक्ट कितने रुपए का है, और अगर अमाउंट निकालना पॉसिबल नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा कि अमाउंट निकालना पॉसिबल नहीं था। अब नोट्स टू अकाउंट्स में आपको लिखना क्या है? अब यहां पे देखो, इन्होंने हर अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज के बारे में डिस्क्लोजर दिया है। सुनो बेटा, अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज के बारे में इन्होंने डिस्क्लोजर दिया है। सुनो, डिस्क्लोजर देते टाइम इन्होंने 2 बातों को डिस्क्लोज किया है, चेंज क्या किया है, और नंबर 2 चेंज का इफेक्ट कितने अमाउंट का पड़ रहा है। ये दोनों बातें इन्होंने बताई हैं। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपको यहां पे समझाया
कि पहला और तीसरा केस जो है, पहला और चौथा केस जो है वो चेंज अलाउड है, दूसरा और तीसरा केस अलाउड नहीं है। लेकिन इन्होंने आंसर जो दिया है वो ये मानते हुए दिया है कि ये भी अलाउड है। अरे यार ये बात समझ में? बेटा पहली बात, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी से एसएलएम पे जा रहे हो, ये मेथड, ये चेंज इन मेथड आपको अलाउड सिर्फ कब है? जब आप ये साबित कर दो कि डब्ल्यूडीवी मेथड गलत था आपके लिए डब्ल्यूडीवी मेथड लगाना गलत था, तभी आप लोग सेकंड पॉइंट में चेंज कर सकते हो। और थर्ड पॉइंट में जो आप चेंज कर रहे हो ये तो चेंज ही गलत है, क्योंकि AS 9 कहता है वारंटी रिपेयर के लिए आपको प्रोविजन बनाना कंपलसरी है। लेकिन ये मैंने आपको समझाया क्या अलाउड है क्या नहीं है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा भाई हम तो चेंज करेंगे, आप तो सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर बना के बता दो। तो लीजिए भाई साहब, हमने नोट्स टू अकाउंट्स में हर अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर बना के बता दिया। और बेटा याद रखना, ये जो डिस्क्लोजर है, इस डिस्क्लोजर में दो ही बातें डिस्क्लोज की है, बदलाव क्या किया है और बदलाव करने से हमारे प्रॉफिट पर और हमारी बैलेंस शीट पर कितने अमाउंट का इफेक्ट पड़ेगा, वो अमाउंट बताया गया है। लिख लोगे ये वाली बात, ये चीज लिख लोगे, पढ़ लोगे ये वाली बात, चेंज क्या किया है और इस चेंज से हमारे प्रॉफिट और हमारी बैलेंस शीट पर कितने अमाउंट का इफेक्ट पड़ेगा, ये दोनों बातें। डन? हाँ जी बेटा, डन, ठीक है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार इसे रीड कर लेना, ठीक है, कुछ खास नहीं है, एक बार रीडिंग लगा लेना इस क्वेश्चन की, दैट्स ओके, ठीक है। चलिए बेटा, तो यहां पर बात खत्म होती है किसकी? यहां पर बात खत्म होती है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की, ठीक है, याद रहेगा बेटा। जल्दी से मुझे बताओ, आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है, वही सारी बातें जो अभी कर रहे हैं वही सारी बात इसमें भी है। चलिए अब आप मेरे को फटाफट से ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये आप लोग मुझे रिवाइज करके बताएंगे। सबसे पहला, व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी? अकाउंटिंग के प्रिंसिपल और उन प्रिंसिपल्स को लगाने के मेथड्स जिनका इस्तेमाल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिए किया जाएगा, उन्हें हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की, पर वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है ये चेक करना किसकी जिम्मेदारी है? ऑडिटर की। अच्छा, इधर अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो है ट्रू एंड फेयर, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बन रहा है वो ट्रू एंड फेयर बनना चाहिए। नंबर 2, आपको ये ध्यान रखना है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी आप चुन रहे हो वो प्रूडेंस, सब्सटेंस और मटीरियलिटी, इन तीनों बातों को फॉलो करे, मतलब फ्यूचर वाला प्रॉफिट इग्नोर हो, फ्यूचर वाला लॉस रिकॉर्ड हो। नंबर 2, सब्सटेंस, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी सब्सटेंस के आधार पर होनी चाहिए, ना कि लीगल फॉर्म के आधार पे। और नंबर 3, मटीरियलिटी, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी किसी भी मटीरियल इंफॉर्मेशन को हाइड ना करे, सारी मटीरियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे। क्लियर? तीन बातें क्लियर? आगे बढ़ो। इसके बाद में बेटा हमने पढ़ा था फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, और फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन हमने पढ़ा था गोइंग कंसर्न, नंबर 2 कंसिस्टेंसी, नंबर 3 एक्रूवल। मतलब ये हुआ कि गोइंग कंसर्न का मतलब आप पढ़ने वाला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने वाला आदमी ये मान के चलेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके सामने है ये कंपनी नियर फ्यूचर में बंद होने वाली नहीं है। कंसिस्टेंसी मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं हुई, एक्रूवल मतलब मर्केंटाइल सिस्टम लगा हुआ है। अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपको कुछ भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं हो रही तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्लियर बात? डन? अच्छा, अकाउंटिंग पॉलिसी को 3 सिचुएशन में बदला जा सकता है, जल्दी से बताओ कौन सी 3 सिचुएशन? सबसे पहला, लॉ के लिए, एएस के लिए और बेटर ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन के लिए। बेटर ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब हुआ अगर आपको लगता है आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी गलत है तो बदल सकते हो, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आपने बदली तो डिस्क्लोजर क्या देना है, आपने चेंज क्या किया है, और नंबर 2 उस चेंज से कितने अमाउंट का इफेक्ट पड़ने वाला है। और अगर अमाउंट नहीं निकाल सकते तो आपको लिखना पड़ेगा कि अमाउंट निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा। अब आप देखो यहां पे बेटा मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, इसमें क्या बताया कि हमने फीफो से वेटेड एवरेज किया है जिससे हमारे प्रॉफिट और इन्वेंट्री दोनों 90,000 कम हो गए, ठीक। फिर यहां पे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट वाला पॉइंट था, कुछ खास नहीं था। फिर बेटा यहां पे तीसरा सवाल है, हमने अपनी 4 अकाउंटिंग पॉलिसी बदली है,
तो चारों के केस में क्या बताना है, क्या बदला है और बदलाव करने से कितने अमाउंट का इफेक्ट पड़ेगा। देख लो, आपने पहले यह बताया कि हम फैक्ट्री कॉस्ट पर वैल्यू कर रहे हैं जबकि पहले प्राइम कॉस्ट पर वैल्यू करते थे, और इससे हमारा जो स्टॉक है इसके रिजल्ट से, इस चेंज से हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू 50 करोड़ हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट 20 करोड़ बढ़ जाएगा। आपने अमाउंट भी बता दिया, चेंज भी बता दिया। जब बेटा आप यहां पे जो डेप्रिसिएशन का मेथड बदल रहे हो उसमें आपने बता दिया कि हमने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज किया है WDV मेथड से स्ट्रेट लाइन मेथड। इस चेंज से हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो 27 करोड़ बढ़ गया है, इज लोअर देन द चार्ज विच वुड हैव बीन मेड had the old machine and old rates had been applied by 18 करोड़, और हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो 18 करोड़ कम होता अगर हमने पिछला वाला मेथड लगाया होता। ठीक है, और इसी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। ऐसा कुछ करके इन्होंने पूरी बात समझाई। फिर उन्होंने बताया कि भाई साहब 2% हम लोग आफ्टर सेल एक्सपेंसेस का प्रोविजन बनाते थे, वो हमने बनाना बंद कर दिया है। अब 600 करोड़ की सेल पर 2% प्रोविजन कितना होगा, 12 करोड़। अगर आप 12 करोड़ का प्रोविजन नहीं बनाओगे तो आपका प्रॉफिट 12 करोड़ बढ़ जाएगा। दोनों बातें बता दी, चेंज भी अमाउंट भी। फिर उन्होंने बोला कि कंपनी हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 10 करोड़ फॉर परमानेंट फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो परमानेंट फॉल हुआ है उसका 10 करोड़ हमने प्रोवाइड करना तय कर लिया। तो बेटा ये चेंज बता दिया मैंने, और इससे हमारा प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए कम हो जाएगा, ये भी बता दिया। तो चेंज भी बता दिया, अमाउंट भी बता दिया। अरे समझ में आ गया? पक्की बात, कोई दिक्कत इस बारे में? चलो दैट्स इट। तो बेटा ये थी सारी बात जो मुझे आपके साथ में करनी थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के बारे में। ठीक, अपनी कल की क्लास में मैं आपके साथ में डिस्कशन शुरू करूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के ऊपर। लेकिन बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पर जाने से पहले मैं 5 मिनट आपके साथ में रिवाइज करूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट, 5 मिनट में आपके साथ में रिवाइज करूंगा AS1, और फिर मैं आपके साथ में शुरू करूंगा AS2 का डिस्कशन। बेटा मैं आपको बता दूं कल की क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 थोड़ा लंबा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो अपनी कल की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है। ठीक चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका होमवर्क है, घर से रीड करके आना है। ठीक, बाय बाय, मिलेंगे कल।